प्रॉपर्टी एक्ट है कब इनेक्ट हुआ? ईयर 1882 में। तो क्या ईयर 1882 से पहले कोई भी प्रॉपर्टी के मैटर्स नहीं होते थे? होते थे, लेकिन जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती थी इंडिया के अंदर, जो उनका ट्रांसफ़र होता था वो इंग्लिश लॉ के हिसाब से, इंग्लिश लॉ के प्रिंसिपल्स के हिसाब से गवर्न होता था, और इक्विटी को भी हम फॉलो करते थे। तो इंग्लिश लॉज एंड इक्विटी को फॉलो करते थे, और कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविज़न हमारे पास नहीं था 1882 से पहले। तो यहाँ पे जो हमारे इंडियन कोर्ट्स होते थे उनको किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था? जो भी इंग्लिश लॉ होता था उसके ऊपर, या फिर जो इंग्लैंड के अंदर जो केस लॉज आते थे उनके ऊपर हम डिपेंड करते थे। और इवन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती थी जो पहले से उनको डिसाइडेड नहीं मिलती थी, तो वो अपने नोशंस यूज़ करते थे कोर्ट्स, और जस्टिस, फेयर प्ले, इन सब को यूज़ करके वो डिसीजंस देते थे। तो कोई कोर्ट कुछ डिसीजन दे देता था किसी चीज़ पे, और कोई कोर्ट कुछ डिसीजन दे देता था, जिससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती थी और कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशन हो जाता था प्रॉपर्टी मैटर्स का। तो इस चीज़ को देखते हुए उस वक्त जब 1882 के वक्त हमारी कंट्री के ऊपर कौन रूल कर रहा था? ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे। तो इसकी रेमेडी के लिए, ये कन्फ्यूजन्स, कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए इंग्लैंड ने एक लॉ कमीशन अपॉइंट करी कि वो एक सब्सटैंटिव लॉ बनाए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टीज़ के लिए इंडिया के अंदर। तो इसके ऊपर उन्होंने सबसे पहले जो लॉ कमीशन अपॉइंट की थी, उन्होंने एक बिल ड्राफ्ट किया उस कमीशन ने, और फिर उसको इंडिया में भेजा गया। किसके द्वारा? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा। वो बिल फिर जो इंडिया की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया 1877 के अंदर। फिर ये जो बिल था इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया, और जो लोकल गवर्नमेंट्स थी इंडिया के अंदर उनके पास भी भेजा गया कि वो अपने कमेंट्स उसके ऊपर दिए। तो जब ये सारी चीज़ें हुई, कमेंट्स के लिए भेजा, तो जो उन्होंने रिकमेंडेशन और कमेंट्स की उनको देखते हुए इस बिल को रीड्राफ्ट किया गया बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर, और फिर फाइनली थर्ड लॉ कमीशन के पास भेजा। इतना सब होने के बाद 1882 के अंदर ये जो बिल था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, कम से कम 7 बारी इसको बार बार प्रिपेयर किया गया अभी भी, और फाइनल बिल फिर पास हुआ 1882 के अंदर। और कब से फोर्स के अंदर आया? 17 फरवरी 1882 के ऊपर फोर्स के अंदर आया हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके अंदर वो आपसे पूछ सकता है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किस दिन से फोर्स के अंदर आया। सो रिमेंबर द डेट, 17 फरवरी 1882, 17 फरवरी 1882। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट था इंडिया के अंदर आया। अब जब से ये 1882 में आया तो हमारी सभी सिचुएशन सेम नहीं है, जैसे हालात तब थे सेम हालात अभी नहीं है। तो ये बहुत सारी बार अमेंड हुआ, और जो मेजर अमेंडमेंट लास्ट आई थी वो 2003 के अंदर आई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इतनी सारी बारी अमेंड हुआ, मतलब 1882 में आया, 1885 में अमेंड हुआ, 1900 में, 1904 में, 1908 में, 1920 में, 1926 में, इतनी बारी अमेंड हुआ जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज हुई। अब इस एक्ट को लाने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या था? तो हम देखें, एक तो हमारे को रूल्स चाहिए थे जिससे कि जो भी हमारी प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टी है जो लिविंग पर्सन्स के बीच में ट्रांसफ़र हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है, उसके ऊपर हमारे को रूल्स मिल जाएं कि हम पर्टिकुलर इस चीज़ को फॉलो करते हुए चले। और दूसरा जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ है वो पूरा हो जाए, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही तो कमी है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में नहीं दिया हुआ। अब ऐसा नहीं है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, इसके अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी भी है, लेकिन मेनली फोकस इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को लेके आने का। अब ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है इसको एक्सप्लेन कहाँ किया गया है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे तो सेक्शन 5 के अंदर सबसे पहले हमें एक्सप्लेन किया गया है। अब ये जो सेक्शन 5 है इसके अंदर ये जो हमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बताया, अगर मैं इसकी एक बारी डेफिनेशन को रीड करूँ फिर हम अलग से ट्रांसफ़र वर्ड और आगे इसको पूरा समझें, तो सेक्शन 5 ने इतना बोला कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जिससे लिविंग पर्सन, किसके बीच में? लिविंग पर्सन के बीच में कोई प्रॉपर्टी कन्वे की जाती है, चाहे वो प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, और वो किसको कन्वे की जाती है? वो भी किसी लिविंग बीइंग को ही या लिविंग पर्सन को ही
कन्वे की जाती है। तो मतलब कि दो लिविंग पर्सन के बीच में कोई प्रॉपर्टीज कन्वे हो रही है और ये खुद को भी प्रॉपर्टी कन्वे कर सकता है। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, उसने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की है। अब देखिए ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड ट्रांसफर हम यूज करते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो ट्रांसफर वर्ड का मतलब होता है कि एक प्रोसेस या फिर एक्ट जिससे हम कोई चीज दूसरे व्यक्ति को हैंड ओवर कर देते हैं। क्या करते हैं, दूसरे व्यक्ति को मेड ओवर कर देते हैं, दे देते हैं दूसरे व्यक्ति को। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एब्सोल्यूट हैंड ओवर होना चाहिए या मेकिंग ओवर होना चाहिए। मतलब कि कि अगर ये चीज़ इस व्यक्ति को दी, जैसे मान लो मेरे पास मेरा मोबाइल है, मैं अगर ए व्यक्ति और मैंने बी को दिया, तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने इसको परमानेंटली दे दिया। हो सकता है कि मैंने इसको 1 दिन के लिए मोबाइल दिया, हो सकता है कि मैंने 2 दिन के लिए मोबाइल दिया हो या यूज़ करने के लिए दिया हो। तो ये भी ट्रांसफ़र वर्ड की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होगा। तो ट्रांसफ़र ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसफ़र क्या हो, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र हो। अगर एब्सोल्यूट होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, जैसे कि सेल हो गया, गिफ्ट हो गया, एक्सचेंज हो गया, वो क्या है, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई चीज़ एब्सोल्यूटली दी हो, बस इतना ज़रूरी है कि आपने उसको हैंड ओवर किया हो। ठीक है, तो वो ट्रांसफ़र वर्ड की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। और अगर हम इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे भी जो सेक्शन 5 के अंदर दी गई है, आप अपने बेरेक को ज़रूर साथ रखिएगा। वहाँ पे ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे हैं, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा गया कि वो ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा जो आउटसाइड इंडिया है, या फिर ऐसी टेरिटरीज़ की प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल नहीं होगा जहाँ पे एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा। जो ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, जहाँ पे भी ये जो ट्रांसफ़र है वो इफ़ेक्ट हुआ है, उस प्लेस के ऊपर अगर ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, उसकी लोकेशन क्या है प्रॉपर्टी की, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बात एक केस के अंदर भी बोली गई थी, जिस केस का नाम था पृथ्वी सिंह वर्सेस गणेश पीडी सिंह, AIR 1951 का केस है। ठीक है, क्या नाम है केस का, पृथ्वी सिंह वर्सेस गणेश पीडी सिंह की लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए हम एक बेसिक सी चीज़ के ऊपर आते हैं। जब हम ट्रांसफ़र को समझ रहे हैं तो ट्रांसफ़र जो है ना कुछ तरीके का होता है, कोई एक पर्टिकुलर वे नहीं है, काइंड्स ऑफ ट्रांसफ़र्स होते हैं। तो अगर हम क्लासिफाई करें तो जैसे एक हो गया हमारे पास कौन सा, सेल, जिससे हम एक प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफ़र कर देते हैं। दूसरा हो गया मॉर्टगेज, ठीक है, और तीसरा हो गया लीज, आप लीज से भी कर सकते हो, और एक्सचेंज, और कौन सा हो गया, गिफ्ट। इसके अलावा भी होते हैं, वो हम धीरे धीरे देखते रहेंगे। बाकी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर, एक्ट के अंदर मेन यही चीज़ें आगे सेक्शन के अंदर बाइफिकेट करके हमें अच्छे से समझा रखी है। और यहाँ पे आपको एक फैक्ट बता दूं कि अगर कोई फैमिली सेटलमेंट होती है, क्या होती है, फैमिली सेटलमेंट होती है, तो वो अपने आप में ट्रांसफ़र नहीं कहलाती, वो ट्रांसफ़र नहीं कहलाती। क्योंकि ये जो सेटलमेंट होती है ना, उसका क्या पर्पस होता है कि जो भी उनके कोई जैसे फैमिली के बीच में कोई एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स चल रहे हैं या कोई फ्यूचर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं उन्हें लगता है, तो वो अपने बीच में उसको सेटल करने के लिए फैमिली सेटलमेंट करते हैं। इसीलिए ये जो गोलक बिहारी बिस्वाल वर्सेस करुणकार राहुल के केस के अंदर ये अपहेल्ड किया गया था कि जो फैमिली सेटलमेंट है उसको रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी वर्ड के अंदर कवर नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसके बारे में हमने इस एक्ट में बेसिकली डील करना है। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन है ना बहुत वाइड है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं, और जो हमारा ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है इसके अंदर इसकी कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं दी गई कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, कोई एग्जॉस्टिव टेस्ट नहीं दिया गया जिससे हम बता सके कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले जहां हमने देखा कि जहां पे हमें इसकी डेफिनेशन मिलती है वो मिलती है सेक्शन 3 सबसेक्शन 26 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट। ठीक है, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी बताई गई है, उसने इतना सा बोला कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो क्या इंक्लूड करेगी। ठीक है, तो वहाँ पे इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई। इस डेफिनेशन के अंदर लिखा गया कि
इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होगी? एक तो लैंड होगी, ठीक है, कोई भी बेनिफिट जो लैंड से अराइज होता है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएगा, ठीक है, और कोई भी चीज़ जो अर्थ से अटैच्ड है, ठीक है, जो चीज़ अर्थ से अटैच है, बहुत सारी चीज़ें जैसे ट्री वगैरह, ये सब इसके अंदर इंक्लूड हो गया। और परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ, या फिर कोई चीज़ जो परमानेंटली बंधी हुई है ऐसी चीज़ से जो कि अर्थ से अटैच है, जैसे आपके डोर्स हो गए, ठीक है, या आपकी विंडो हो गई। तो ये क्या है? ऐसी चीज़ से फास्टेंड है जो कि परमानेंटली अटैच्ड अर्थ से, जो वॉल्स हैं वो परमानेंटली अटैच्ड अर्थ से। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से ये सब चीज़ें क्या थी? इमूवेबल प्रॉपर्टी थी या है, ठीक है। लेकिन अभी भी ये जो डेफिनेशन है सेक्शन 3 सबसेक्शन 26 की, ये कंप्लीट नहीं है। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दूं, एक केस है EGF कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्सेस सिपाही सिंह, और ये केस नया केस नहीं है, काफ़ी पुराना केस है 1977 का। इसके अंदर जैसे अब यहाँ पे तो आपको ये वर्ड नहीं मिला, लेकिन इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जैसे कि जो राइट होता है कैच एंड कैरी अवे करने का फिश को, ठीक है, किसको कैच एंड कैरी अवे करने का? फिश को, जो मछली होती है उसको, इसको भी हम क्या बोलेंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी ही बोलेंगे। इसके अलावा हमें जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है इसकी डेफिनेशंस अगर आप और देखोगे तो हमें ये सेक्शन 2 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट में मिल जाती है, जिसको हमने कंप्लीट कर रखा है। सेक्शन 3 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर मिल जाती है, ठीक है। इस तरीके से बहुत वाइड डेफिनेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पे सभी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको मैं बताना पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पे 35, 36 बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, अभी जो सेक्शन 3 जब हमने पढ़ा कि अटैच्ड टू अर्थ, की कोई चीज़ जब अटैच्ड है अर्थ से, तो इसको भी एक्सप्लेन किया गया, इसका मतलब क्या है इस एक्ट के अंदर ही, ठीक है। अटैच टू अर्थ का मतलब क्या है? तो अटैच टू अर्थ के अंदर 3 चीज़ें इंक्लूड होती है कि कोई भी चीज़ अगर रूटेड है अर्थ के अंदर, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया ट्रीज़ का, ठीक है, तो वो भी क्या मानी जाएगी? अटैच टू अर्थ मानी जाएगी, ठीक है। ट्रीज़ जो है रूटेड है अर्थ के अंदर, तो ये क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ इम्बेडेड है अर्थ के अंदर, इम्बेडेड मतलब कि जैसे कि दीवार हो गई, वॉल्स होती है ना, ये क्या है? इम्बेडेड है अर्थ के अंदर, तो ये भी क्या है? इंक्लूड हो जाएंगी अटैच टू द अर्थ में और इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएंगी। और तीसरी चीज़ की कोई भी चीज़ जो अटैच्ड है, जो चीज़ इम्बेडेड है उससे, उसकी परमानेंट इंजॉयमेंट के लिए, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था डोर्स हो गए, ये सब चीज़ें, तो ये सब क्या है? अटैच्ड टू द अर्थ है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस की। यहां तक आई होप आपको समझ आया हो कंस्ट्रक्टिव नोटिस की। कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है, अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 88 को 1882 को देखें तो यहाँ पे 3 तरीके के नोटिस दिए गए हैं, ठीक है, जिसके अंदर 3 तरीके के नोटिस कौन कौन से हैं? एक होता है एक्चुअल नोटिस जो आप एक्चुअल में भेजते हो, एक होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस जिसको हम समझेंगे अभी, और एक होता है नोटिस टू एजेंट। तो कौन कौन से हैं? एक्चुअल नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस और नोटिस टू एजेंट। अब एक्चुअल नोटिस या नोटिस टू एजेंट कैसे होता है कि जो भी फैक्ट्स हैं, अगर उसका डायरेक्ट नोटिस किसको है, मतलब कि उस व्यक्ति को है, जिसको भी उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसको अगर उसका डायरेक्ट फैक्ट्स पता है या उसके एजेंट को पता है, तो ये मान लिया जाएगा कि उसको उस चीज़ के फैक्ट्स पता है। तो ये एक्चुअल नोटिस और नोटिस टू एजेंट का है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस या जिसको आप इम्प्लाइड नोटिस बोल सकते हो, उसके अंदर क्या होता है कि ऐसी नॉलेज जिसको कोर्ट मानता है कि इस पर्सन को होगी, क्योंकि ऐसे सर्कमस्टांसिस थे लीगल प्रिजम्पशंस के हिसाब से कि ऐसा मना नहीं किया जा सकता कि इस व्यक्ति को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होगी। जैसे कि मतलब अगर आप बोलो कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जिसको जो बाउंड था किसी चीज़ की इंक्वायरी करने के लिए, कि भाई उसको देखना चाहिए था इंक्वायरी करके, लेकिन उसने वो इंक्वायरी नहीं की या उस इंक्वायरी को करने में वो फेल हो गया, तो ये मान लिया जाएगा कि उसको उन सभी चीज़ों के जो भी फैक्ट्स हैं उसकी नॉलेज है, उसके नोटिस में वो चीज़ आ गई है। क्योंकि नोटिस का मतलब क्या होता है? उसके नॉलेज में वो चीज़ आना, तो ये मान लिया जाएगा कि उसके नॉलेज में वो फैक्ट्स हैं।
अगर वो उसकी इंक्वायरी कर लेता तो यहाँ पे मान लेंगे, इसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस भी बोलते हैं। अब ये जो सेक्शन 3 है ना, इसके अंदर 5 तरीके के कंस्ट्रक्टिव नोटिस बताए गए हैं। 5 क्लासेस में इसको डिफाइन किया गया है। कौन कौन सा? एक तो नोटिस इम्प्यूटेड टू अ पर्सन बाय रीजन ऑफ विलफुल एब्सटेंशन फ्रॉम इंक्वायरी, कि उसने अपनी मर्जी से ही इंक्वायरी से एब्सेंट हो गया, ठीक है, तो यहां पे मान लिया जाएगा कि उसको अपने आप ही कंस्ट्रक्टिव नोटिस था। दूसरा, नोटिस इम्प्यूटेड टू पर्सन बाय रीजन ऑफ ग्रॉस नेग्लिजेंस, कि उसने इतनी बड़ी चीज से उसने उसको खुद ही नेग्लेक्ट कर दिया। फिर नोटिस बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को रजिस्टर किया जा रहा है तो उसको उसकी नॉलेज होगी। ऐसे ही नोटिस बाय पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, की अगर कोई व्यक्ति किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन में तो उससे उसको उस फैक्ट के बारे में पता है। और पांचवी चीज नोटिस टू एजेंट, ठीक है। तो ये 5 तरीके के क्लासिफिकेशन किए गए हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के अंदर। अब अगर आपको इसका एग्जांपल दूं, जैसे कि उसने अपने आप को विलफुली अब्सटेन किया इंक्वायरी से, जैसे एक व्यक्ति, जैसे उसको आपने रजिस्टर्ड पोस्ट भेजी, रजिस्टर्ड लेटर भेजा पोस्ट से, ठीक है, और उसने उसको लेने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? विलफुली अपने आप उसको अब्सटेन कर रहा है उस इंक्वायरी से। तो यहाँ पे मान लिया जाएगा कि उसको उस चीज के फैक्ट्स पता है। यहाँ पे क्या मान लिया जाएगा? उसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस हो गया है। और वो बाद में ये नहीं बोल सकता कि मुझे मैं इग्नोर था कंटेंट से, मुझे नहीं पता था, ये सब बातें नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को विलफुली अब्सटेन किया है उस पोस्ट को, उस नोटिस को लेने से, और अपने आप को उन फैक्ट्स से अवेयर करने से, ठीक है। तो यहाँ पे वो मान लिया जाएगा। जैसे आप नॉर्मली भी देखते होंगे कि भाई कोर्ट किसी को कोई लेटर भेजता है, सम्मन भेजता है, या कोई किसी को सम्मन भेजता है, जैसे 138 के केसेस में भी देखते होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे उस व्यक्ति ने अगर रिफ्यूज़ कर दिया उस लेटर को लेने से, उस सम्मन को लेने से, तो वहाँ पे कोर्ट मान लेता है कि उसको वो जो नोटिस है और सम्मन है वो सर्व हो गया है। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे यही प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है कि उसने अपने आप को विलफुली अब्सटेन किया है उस नोटिस को लेने से। तो जहाँ पे कोई अपने आप को विलफुली अब्सटेन करता है, वहाँ पे मान लिया जाता है कि उसको उस चीज़ के कंटेंट्स पता हैं, वो उस चीज़ से अवेयर है। और अगर हम ग्रॉस नेग्लिजेंस को देखें तो वहाँ पे व्यक्ति क्या करता है, जैसे कि हमें किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा केयर रखनी चाहिए, या स्किल रखनी चाहिए, या इंटेलिजेंस रखनी चाहिए, तो उस चीज़ को प्रेजेंट नहीं रखता अपने मेंटल एटीट्यूड या मेंटल इनडिफरेंस की तरफ, की उस जिसके अंदर सबको पता है कि ऑब्वियसली ये रिस्क है। और ये जो है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? नेग्लिजेंस कर रहे हैं बहुत बड़े लेवल पे, एग्रीवेटेड लेवल पे। और यही डिफरेंस होता है अपने आप को विलफुली अब्सटेन करने में और ग्रॉस नेग्लिजेंस में, कि ग्रॉस नेग्लिजेंस में आप मेंटली अपने आप को जानबूझ के बहुत ग्रॉस लेवल पे एब्सेंट कर रहे हो, उन फैक्ट से अपने आप को जानने नहीं दे रहे। और अगर कोई व्यक्ति ग्रॉस नेग्लिजेंस करता है तो कोर्ट उस चीज को कैसे ट्रीट कर सकता है? एविडेंस ऑफ फ्रॉड की तरह ट्रीट कर सकता है, कि आपके अगेंस्ट वो फ्रॉड के तौर पर, एविडेंस के तौर पर काम करेगा, कि फ्रॉड के एविडेंस के तौर पर काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव नोटिसेस होते हैं, जो 5 तरीके के आपको बताए। अब हम बात करते हैं ऑरल ट्रांसफर की। ऑरल ट्रांसफर क्या होता है? ऑरल ट्रांसफर अगर आप देखोगे टीपीए एक्ट के अंदर, तो सेक्शन 9 बेसिकली इससे बात करता है डिटेल के अंदर। तो सेक्शन 9 बोलता है कि कोई भी जो ट्रांसफर कर रहे हो ना प्रॉपर्टी का, वो बिना राइटिंग के भी किया जा सकता है, जिसके अंदर लॉ ने एक्सप्रेसली नहीं लिखा कि राइटिंग की जरूरत है। किसी किसी जगह पे लॉ ने एक्सप्रेसली लिखा है कि यहाँ पे आपको राइटिंग के अंदर ही आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो। अगर लॉ ने ऐसा नहीं लिखा तो आप ऑरली भी किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हो। सेक्शन 9 ये बात बोलता है टीपीए का। अब कहाँ कहाँ पे राइटिंग जरूरी होती है, तो उसको अगर हम समझें, सबसे पहले जो सेक्शन 54 के अंदर दी गई है कि जहां पे हम किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपये या उससे ज़्यादा है, ठीक है, या फिर इस तरीके के कोई भी इंटेंजिबल चीज़ें हैं, तो उसकी अगर आप सेल कर रहे हो तो वहां पे आपको उसको राइटिंग में होना ज़रूरी है। तो मतलब अगर आप ऑब्वियसली देखो तो आज हर इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपये या उससे ज़्यादा ही होती है ना। तो मतलब कि हर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को आपको राइटिंग में लिखना ज़रूरी ही है। अब ये एक्ट 1882 में लिखा गया तो हो सकता है और होगा भी कि उस वक्त किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपये से कम होती हो, ठीक है। और इसके अलावा सेक्शन 59 के अंदर लिखा हुआ है कि जो भी मॉर्टगेजेस होंगी, ठीक है, जहाँ पे हम 100 रुपये या उससे ज़्यादा की वैल्यू को मॉर्टगेज कर रहे होंगे, सिक्योर कर रहे होंगे, तो वहाँ पे भी आपको राइटिंग के अंदर ही वो मॉर्टगेज करनी होगी।
ऐसी अगर कोई लीज करते हो आप ईयर टू ईयर या फिर 1 साल से ज़्यादा की लीज करते हो, ठीक है, जिसके अंदर आप ईयरली रेंट रिजर्व करते हो जो सेक्शन 107 के अंदर दिया गया है, वहाँ पे भी आपको राइटिंग के अंदर ही वो लीज करनी पड़ेगी। ऐसी आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सचेंज करते हो जो सेक्शन 118 के अंदर दी गई है और उसकी वैल्यू 100 रुपये या उससे ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी आपको राइटिंग के अंदर वो होना ज़रूरी है। और अगर आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट पे देते हो जो सेक्शन 123 के अंदर दी गई है, तो वो भी राइटिंग के अंदर होना ज़रूरी है। और सेक्शन 131 के अंदर जो हमें एक्शनेबल क्लेम्स दिए गए हैं, अगर आप उनको ट्रांसफ़र करते हो तो वो कंपलसरी है कि वो राइटिंग के अंदर होने चाहिए। इनके अलावा तो वैसे तो कोई चीज़ बची नहीं, इनके अलावा आप कोई प्रॉपर्टी ऑरल भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। पहले ही अब एप्लीकेबल होता होगा, आजकल तो कोई भी चीज़ की वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा ही होती है, ठीक है। अब हमारे पास अगला सेक्शन आता है सेक्शन 10। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा हो। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी हमने हर एक सेक्शन को बहुत डिटेल में सेपरेट वीडियोज़ में समझा हुआ है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक्शन 10। ये हमें बताता है कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनिएशन, कि आपके ऊपर कोई ऐसी कंडीशन लगाई जाती है जिससे कि आपको मना किया जाता है कि आप आगे इसको एलिनिएट नहीं कर सकते। एलिनिएट मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास उसको सेल करने का राइट, एक्सचेंज करने का राइट, गिफ्ट में देने का राइट, ये राइट आपसे रिस्ट्रेन किया जा रहा है। तो इस तरीके की अगर कोई कंडीशन लगाई जाती है तो वो कंडीशन वैलिड नहीं होगी और वो क्या होगी, वॉइड होगी। लेकिन एक जगह ये एलिनेशन की कंडीशन लगाई जा सकती है, कहाँ पे, लीज के केस में। किसके बेनिफिट के लिए, लीजर के बेनिफिट के लिए, या फिर कोई जो भी उसके अंडर क्लेम कर रहा है, ठीक है, उनके लिए ये एलिनेशन की कंडीशन लगाई जा सकती है। उसके अलावा ट्रांसफ़र के केस में कोई भी ट्रांसफ़र कर रहे हो, वहाँ पे आप आगे ये कंडीशन नहीं लगा सकते कि आप इसको आगे ट्रांसफ़र, सेल, एक्सचेंज ये सब नहीं कर सकते, ऐसी कंडीशन नहीं लगा सकते आप। और ये सेक्शन जो है अगर हम देखें तो जनरल रूल है जुरिस्प्रूडेंस के अंदर, अगर उसको पढ़ें जनरल रूल जुरिस्प्रूडेंस को, क्या वर्डिंग है उसके अंदर, एलिनिएशन री प्रीफीचर जूरी एक्रेसेंडी, जिसका मतलब होता है कि कोई भी जो एलिनिएशन है वो फेवर नहीं की जाती लॉ के द्वारा, क्योंकि उससे एक्यूमुलेशन होगा, मतलब कि एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी प्रॉपर्टी इकट्ठी हो जाएगी, इसलिए इसको मना किया जाता है। और साथ ही साथ ये जनरल इकोनॉमिक प्रिंसिपल भी है कि जो भी प्रॉपर्टी है उसकी फ्री सर्कुलेशन होनी चाहिए और डिस्पोजिशन होनी चाहिए, कि सभी लोगों के बीच में वो प्रॉपर्टी फ्री सर्कुलेट होती रही, वो एक व्यक्ति के हाथ में सारी प्रॉपर्टी ना आ जाए। ये एक जनरल इकोनॉमिक प्रिंसिपल भी है। अगर आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, मान लीजिए कि ए ने बी को एक प्रॉपर्टी सेल की, ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर एक कंडीशन लगा दी कि बी जो है ना आगे ये प्रॉपर्टी किसी को नहीं बेच पाएगा या नहीं बेचेगा, या फिर ये सिर्फ सी को प्रॉपर्टी बेचेगा। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन लगाई गई ना, ये कंडीशन अपने आप में वॉइड हो गई। तो मतलब कि ये जो सेक्शन 10 है ना, ये ट्रांसफर को वॉइड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ इस कंडीशन को वॉइड कर रहा है। जो ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की वो तो वैलिड मानी जाएगी, वो प्रॉपर्टी बी की हो जाएगी, लेकिन ये जो कंडीशन लगाई थी ना कि आगे किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता या सिर्फ सी को ट्रांसफर करेगा, ये कंडीशन अपने आप में क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। और यही बात जो है सेक्शन 8 जो है हमारा, वो भी सेम बात बोलता है कि जब कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाएगी एब्सोल्युटली, तो इसके अंदर जितने भी उसके लीगल राइट्स होंगे, लीगल इंसिडेंट्स होंगे, वो सब भी उस प्रॉपर्टी के साथ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जो भी राइट्स सेलर के पास या जो व्यक्ति दे रहा है प्रॉपर्टी, जो राइट्स उसके पास थे, ट्रांसफ़र के पास जो राइट्स थे, वो सारे राइट ट्रांसफर के पास भी चले जाएंगे। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये एब्सोल्यूट या पार्शियल रेस्ट्रिक्शन भी हो सकती है। तो ये जो हमारा सेक्शन 10 है ना, ये सिर्फ एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन को मना करता है, पार्शियल रिस्ट्रिक्शन को, पार्शियल एलिनिएशन को मना नहीं करता। एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन क्या होता है, जहाँ से आपका पूरा ही राइट छीन लिया गया कि अब आप इसको ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब आपके पास कोई राइट ही नहीं है, कंप्लीटली आपसे वो राइट, सब्सटेंशियली आपसे वो राइट छीन लिया गया। लेकिन पार्शियल रिस्ट्रेन के अंदर आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है एलिनिएशन की, और जो ट्रांसफ़र ही होता है उसके पास कुछ तरीके से वो फ्री भी होता है कि वो आगे उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दूं, एक केस के अंदर भी बताया गया था, रेनॉल्ड वर्सेस तोरंगुई केस है, केस का नाम है रेनॉल्ड वर्सेस तोरंगुई। इसके अंदर क्या था कि जैसे अगर आप कंडीशन लगाते हो ट्रांसफरी के ऊपर, जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है, कि वो उस प्रॉपर्टी को 20 साल तक ट्रांसफ़र नहीं करेगा, तो ये क्या है, एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि 20 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, और ऐसी रेस्ट्रिक्शन जो लगाएगी वो क्या होगी, वॉइड होगी।
लेकिन अगर कंडीशन लगाई जाती कि ट्रांसफरी जो है इस प्रॉपर्टी को सिर्फ 3 साल तक के पीरियड तक ट्रांसफर नहीं करेगा, तो ये क्या है, पार्शियल रिस्ट्रेन है और अपने आप में क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। अगर यहाँ पे आपको और एग्जांपल्स दूं, जैसे कि अगर किसी ने कंडीशन लगाई, जैसे ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, किस तरीके से, गिफ्ट के तरीके से या जैसे भी दी, सेल, एक्सचेंज, बार्टर, जिसके अंदर भी दी, और इसके ऊपर ही कंडीशन लगाई कि वो इसको गिफ्ट के तौर पर आगे नहीं ट्रांसफर करेगा, सिर्फ गिफ्ट के तौर पर। वो उसको सेल कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन गिफ्ट पे नहीं देगा। तो ये क्या है, पार्शियल रिस्ट्रेन है और क्या हो जाएगा, अपने आप में वैलिड हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई कंडीशन लगाता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये इस पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं देगा तू, जैसे ए ने बी को जो प्रॉपर्टी दी और बोला कि ये प्रॉपर्टी ना सी को नहीं देगा तू, तो ये क्या अपने आप में पार्शियल रिस्ट्रेन है और ये रिस्ट्रेन क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई कंडीशन लगाता है, जैसे ए ने बी को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, अब ए ना इसके ऊपर कंडीशन लगाता है कि अगर बी इस प्रॉपर्टी को बेचेगा, आगे रीसेल करेगा, तो सिर्फ ए को ही रीसेल कर सकता है जिसने उसको प्रॉपर्टी दी थी। तो ये जो है ना पार्शियल रिस्ट्रेन से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी सिर्फ इसके पास ही रह रही है। तो ये जो है अपने आप में क्या कंडीशन हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। और जैसे कोई कॉम्प्रोमाइज किया जाता है फैमिली सेटलमेंट के अंदर किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, तो वो जो सेटलमेंट्स जो कॉम्प्रोमाइज किए जाएंगे वो क्या होंगे, वैलिड होंगे। ठीक है। लेकिन वहां पे एलिनिएशन की अगर बात आएगी तो वो बात वहां पे भी इंक्लूड हो जाएगी। और अगर आप देखो जो सेक्शन 10 है, इसकी अगर एक्सेप्शंस की बात करें, अगर एक्सेप्शंस देखें तो दो मेन बेसिकली हमें एक्सेप्शंस मिलती हैं इस रूल की, इस सेक्शन की। वो कौन सी है, पहली एक्सेप्शन लीज की, जहां पे लीजर जो है अपने बेनिफिट के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज करता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, जैसे हमने यहाँ पे देखा एक व्यक्ति है, वो बी को ये प्रॉपर्टी रेंट पे देता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ए जो लैंडलॉर्ड है वो अपनी प्रॉपर्टी बी को देता है लीज के ऊपर, जो कि उसका टेनेंट है। क्यों? क्योंकि उसको उसके ऊपर भरोसा है कि ये मेरी प्रॉपर्टी वापस कर देगा। लेकिन यहाँ पे वो उसको सी को देना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सी के ऊपर शायद हो सकता है कि उसको भरोसा ना हो, जैसे बी अगर आगे सी को देना चाहता है। तो यहाँ पे एक तरीके की क्या है, एक्सेप्शन है, क्योंकि वो जो एक्स है वो उस प्रॉपर्टी का, जो ए है जो उस प्रॉपर्टी का ऑनर है। ठीक है। और उसके ऊपर उसके पास ये राइट है कि जब तक कि वो उसका मालिक है वो उस प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है। और दूसरी एक्सेप्शन जो मैंने आपको पहले नहीं बताई थी वो क्या थी कि मैरिड वुमेन के बेनिफिट के लिए। ठीक है। लेकिन वो मैरिड वुमेन क्या नहीं होनी चाहिए, हिंदू, मोहम्मडन या बुद्धिस्ट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी ये एक एक्सेप्शन के अंदर आ जाता है कि भाई वो जो वुमेन है उसके पास पावर नहीं होगी अपनी मैरिज के दौरान, जो वुमेन हिंदू नहीं है, मोहम्मदन नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है। ठीक है। उसके पास ये पावर नहीं होगी अपनी मैरिज के दौरान कि वो उसको ट्रांसफ़र कर सके बेनिफिशियल इंटरेस्ट के तौर पर। तो मतलब कि ये पॉसिबल है कि ट्रांसफरी को रिस्ट्रेन करना, जो कि पारसी है, ज्यू है, क्रिश्चियन है, कि वो अपनी प्रॉपर्टी, जो कि मैरिड वुमेन है, वो अपनी प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफ़र ना कर पाए। तो ये है हमारा सेक्शन 10। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और बहुत डिटेल में देखना हो तो टीपीए की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको सेक्शन 10 डिटेल में भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, सेक्शन 13। सेक्शन 13 बात करता है ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। ठीक है, कि आप किसके लिए वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, अनबॉर्न पर्सन के लिए कर रहे हो। अब अनबॉर्न पर्सन कौन होता है और किस तरीके से ट्रांसफर होता है, ये हमें सेक्शन 13, और हमारे पास यहाँ पे केस भी आता है एक इंग्लैंड का जिसका नाम है व्हाइटबाय वर्सेस मिशेल। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं। तो बेसिकली अगर आप सेक्शन 13 को देखोगे तो वो क्या बोलता है कि ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, अगर आपको किसी अनबॉर्न बच्चे को ट्रांसफ़र करनी है तो आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है। मतलब आपको अगर किसी अनबॉर्न बच्चे को, कोई जो भी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, उसको अगर आपको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है, आप डायरेक्टली उसको वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। लेकिन आप उसको किस तरीके से कर सकते हो, बेनिफिट ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन के तौर पर उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब ये जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो प्रॉपर्टी को बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन के लिए, उसके लिए दो कंडीशंस जो है वो फुलफिल होनी चाहिए। वो कंडीशंस क्या हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रायर लाइफ इंटरेस्ट होना चाहिए एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो कि जब वो ट्रांसफ़र हो रहा है उस दिन वो व्यक्ति एग्जिस्ट करता हो, मतलब कि वो व्यक्ति एग्जिस्टेंस के अंदर हो। ये पहली कंडीशन है। और दूसरी, ये जो ट्रांसफ़र किया गया है, मतलब कि जो इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफ़र किया गया हो अनबॉर्न पर्सन के लिए। तो पहली चीज़ की प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना है आपने।
ऐसे व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति जीवित है, और दूसरी बात जो साथ साथ होनी चाहिए कि जो आप एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जो है ट्रांसफर कर रहे हो अनबॉर्न पर्सन के लिए, ठीक है। अब प्रायर इंटरेस्ट और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? प्रायर इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हो प्रॉपर्टी का किसी अनबॉर्न पर्सन के लिए, तो आपको पहले ना वो प्रॉपर्टी क्या करनी पड़ेगी, किसी भी लिविंग पर्सन के नाम पे ट्रांसफर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्रायर इंटरेस्ट बोलेंगे कि हमने इस व्यक्ति, ये जो लिविंग व्यक्ति है उसके नाम पे हमने इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया डेट ऑफ ट्रांसफर के, ठीक है। अब जब ये जो एक लिविंग व्यक्ति के नाम पे अब जब हमने ट्रांसफर इंटरेस्ट किया, अब ये जो अनबॉर्न पर्सन है एक टाइम के बाद वो एग्जिस्टेंस के अंदर आएगा। अब ये जब अनबॉर्न पर्सन एग्जिस्टेंस के अंदर आ जाएगा तो ये जो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया गया था जिस लिविंग व्यक्ति के अंदर, वो एंड हो जाएगा। और कैसे एंड होगा? जब वो व्यक्ति जो जिसके नाम पे भी आपने इंटरेस्ट क्रिएट किया था उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, जिसका उसके अंदर लाइफ इंटरेस्ट था। अब वो प्रॉपर्टी अल्टीमेटली किसके पास आ जाएगी? उस अनबॉर्न पर्सन के पास आ जाएगी। मतलब अगर आपको एग्जांपल से समझाऊं, मान लीजिए कि ए एक व्यक्ति था, ठीक है, और बी उसकी वाइफ थी। उसको लगता है कि जो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है ये हमारे बच्चे सी के नाम पे हो जानी चाहिए, तो अब ये डायरेक्टली इसके नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। इनको पहले इस प्रॉपर्टी के अंदर एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा जो कि कोई लिविंग व्यक्ति के ऊपर होगा। तो ये क्या करते हैं, डी एक लिविंग व्यक्ति होता है, उसके अंदर एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हैं। इसको हम प्रायर इंटरेस्ट बोलेंगे कि जब तक जीवित है तब तक वो इस प्रॉपर्टी को संभालेगा, जब डी की डेथ हो जाएगी तब ये प्रॉपर्टी सी के नाम पे आ जाएगी। अब जब डी की डेथ हो रही है उस वक्त सी जो है वो एग्जिस्टेंस के अंदर होना चाहिए, वो पैदा हो जाना चाहिए। तो जैसे ही डी की डेथ होगी, क्योंकि उसका लाइफ इंटरेस्ट था, अब ये प्रॉपर्टी इस अनबॉर्न पर्सन की हो जाएगी। डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफर नहीं की जा सकती थी। तो ये क्या है? प्रायर इंटरेस्ट है। क्या है? प्रायर इंटरेस्ट है। और दूसरी बात जो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट की बात ये हो रही है कि जैसे इसको प्रायर इंटरेस्ट दिया, प्रायर इंटरेस्ट खत्म होने के बाद, जैसे इसको लाइफ इंटरेस्ट दिया था डी को, खत्म होने के बाद जो भी उस प्रॉपर्टी के अंदर राइट है वो सी का हो जाए। ऐसा ना बोला जाए कि जैसे कि सी, जब तक सी जीवित है तब तक सी की प्रॉपर्टी है, उसके बाद ये प्रॉपर्टी इनके दूसरे बेटे डी के नाम हो जाएगा। ऐसा राइट नहीं होगा। एब्सोल्यूट राइट दिया जाएगा कि इसके बाद सारा राइट किसके पास आ जाएगा? सी के बाद आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि उस राइट में से अगर आप प्रायर इंटरेस्ट हटा दो, अब जो भी राइट बचा है वो किसका है? सी का है। तभी ये जो ट्रांसफर है वो वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तो अगर आपको अपने अनबॉर्न पर्सन के प्रति कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो दो चीज़ें होनी चाहिए कि आपको पहले एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कि आपने डी के लिए किया, उसके लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया। उसके बाद जिस अनबॉर्न पर्सन के लिए आप करना चाहते हो वो राइट आप एब्सोल्यूट राइट दोगे। इसके बाद कोई राइट ना बचाओ किसी और के लिए, मतलब कि अल्टीमेटली बस अब ये प्रॉपर्टी सी की, और सी उसके साथ जो मर्जी करे प्रॉपर्टी के साथ। तो ये दो चीज़ें अगर फुलफिल हो रही है तो सेक्शन 13 की आपने कंडीशंस पूरी की हैं और वो प्रॉपर्टी जो है सी को ट्रांसफर हो जाएगी। सो सेक्शन 13 के अंदर इतना ही दिया गया और हम इसको इतना ही डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि ये डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है, और लेकिन हमारे पास टाइम लिमिटेड है। तो ये एक तरीके से रिवीजन की तरह हो रहा है। तो हम अब अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं जिसका नाम है रूल अगेंस्ट परपेचुटी। रूल्स अगेंस्ट परपेचुटी में क्या दिया गया है? ये हमें सेक्शन 14 के अंदर दिया गया है। सेक्शन 14 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर दिया गया है। देखिए ये क्या कहता है रूल अगेंस्ट परपेचुटी। ये बोलता है कि आप ऐसा इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर सकते जहां पे आप एक प्रॉपर्टी को एक पर्टिकुलर लाइन से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे। जैसे अगर आपको एग्जांपल से समझाऊं तो समझ आ जाएगा। मान लीजिए ए बी सी डी 4 व्यक्ति हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इनके इस प्रॉपर्टी के अंदर जब इनको प्रॉपर्टी मिलती है ना, जैसे ए की प्रॉपर्टी है, ये ए जो है इस प्रॉपर्टी के अंदर बी का लाइफ इंटरेस्ट देता है, ठीक है। बी के लाइफ इंटरेस्ट के बाद सी को लाइफ इंटरेस्ट देता है, सी के लाइफ इंटरेस्ट के बाद डी को लाइफ इंटरेस्ट देता है। तो इस तरीके का जो ट्रांसफर हुआ ना, ये वैलिड ट्रांसफर है। क्यों? क्योंकि ए भी लिविंग है, बी भी लिविंग है, सी भी लिविंग है, डी भी लिविंग है। और अभी हमने कौन सा एग्जांपल समझा था? अनबॉर्न पर्सन का। तो वहां पे दो कंडीशन होना जरूरी थी कि प्रायर इंटरेस्ट होना चाहिए और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता कि ए का एक चाइल्ड पैदा होने वाला है जिसका नाम ई है, उससे पहले मुझे क्या करना पड़ता? जैसे बी के नाम पे प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता, जैसे लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया बी का,
कि भाई जब तक जीवित है तब तक बी की है, और उसके बाद ये प्रॉपर्टी ई की हो जाएगी। लेकिन ये ई कब एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए, इसकी डेथ से पहले एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए, तो ये वैलिड ट्रांसफर होगा, ई के नाम पे चला जाएगा और एब्सोल्युटली जाना चाहिए, तो यहाँ पे वैलिड होगा। लेकिन जो रूल अगेंस्ट परपेचुइटी है वो क्या मना करता है कि इसकी डेथ से पहले अगर ये एग्जिस्टेंस में नहीं आया तो ये प्रॉपर्टी इसकी नहीं होगी। ऐसा क्यों मना किया गया, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक चेन के अंदर प्रॉपर्टी फंस सकती है। कैसे? ए क्या बोलेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, अगर ये सेक्शन 13 की कंडीशंस ना हो, ए क्या बोलेगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ना ये बी के नाम पे चली जानी चाहिए। बी कौन है? मेरा बेटा, फ्यूचर में आने वाला बेटा, ठीक है। और फिर बी के बाद ये जो प्रॉपर्टी है जो सी का आगे बेटा है बेटी जो भी आएगा उसके नाम पे जानी चाहिए, फिर ये डी के नाम पे जानी चाहिए, फिर ई के नाम पे जानी चाहिए, ठीक है। मतलब कि बी के लाइफ इंटरेस्ट के लिए, सी के लाइफ इंटरेस्ट के लिए, फिर डी के लाइफ इंटरेस्ट के लिए, ई के, इस तरीके से क्या हो जाएगा कि ये जो प्रॉपर्टी है इनकी फैमिली में ही फंस जाएगी। तो इस चीज को रोकने के लिए हमने क्या बोला, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, कि आप इस तरीके से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। और यही चीज ना आपको अगर सक्सेशन एक्ट पढ़ोगे, इंडियन सक्सेशन एक्ट पढ़ोगे, उसका सेक्शन 114 में भी मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने एक प्रॉब्लम रखता हूँ, आप इसको सोचिएगा और अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा अगर यहाँ तक आप वीडियो सुन रहे हो तो, ठीक है। मान लीजिए ए ने एक गिफ्ट किया घर, मतलब एक घर गिफ्ट दिया बी को, ठीक है, जिसके साथ उसके पास्ट इलिशिएट कोहैबिटेशन था। क्या था? पास्ट इलिशिएट कोहैबिटेशन था। तो क्या ये ट्रांसफर वैलिड होगा? और अगर मान लीजिए कि ये जो ए का कनेक्शन था बी के साथ अडल्टरस था, तो क्या कोई डिफरेंस होगा इसके अंदर? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये हेल्प करेगा आपके मेंस की प्रिपरेशन के लिए। क्या क्वेश्चन है कि ए ने बी को एक गिफ्ट किया घर, और बी के साथ ए के पहले क्या थे? इलिशिएट कोहैबिटेशन था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ये जो ट्रांसफर उसने किया वैलिड होगा या नहीं होगा, इसका जवाब दीजिएगा। हम आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, वेस्टेड इंटरेस्ट एंड कंटिंजेंट इंटरेस्ट। कौन से सेक्शंस में दिया गया? 19 और 21, वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिंजेंट इंटरेस्ट। दोनों क्या होते हैं और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और ये हमें समझना है। पहले आपको सिंपली बताता हूँ, फिर एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। देखिए किसी चीज़ के अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट कब होता है? जब हम कोई कंडीशन प्रेसिडेंट लगाते हैं कि पहले ये कंडीशन होगी तभी ये चीज़ जो है ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो जैसे कि कंडीशन प्रेसिडेंट लगाते हैं जो कि होगी ही होगी, जो सर्टेन होगी, ठीक है। तो वेस्टेड कंडीशन के अंदर या वेस्टेड इंटरेस्ट के अंदर वो जो कंडीशन प्रेसिडेंट लगाई है वो सर्टेन कंडीशन है जो होगी होगी, जैसे किसी की डेथ होना, ठीक है। और जो कंटिंजेंट कंडीशन लगाई जाती है या कंटिंजेंट इंटरेस्ट बनाया जाता है, तो वहाँ पे किसी व्यक्ति का राइट जो है डिपेंड करता है किसी अनसर्टेन इवेंट के होने पे, जो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो वेस्टेड इंटरेस्ट है सर्टेन इवेंट पे और कंटिंजेंट इंटरेस्ट है अनसर्टेन इवेंट पे, जो हो सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दूं, ए ने लाइफ एस्टेट ट्रांसफ़र की, मतलब कि लाइफ टाइम इंटरेस्ट दे दिया बी को, और बी के डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी चली जाएगी सी को और उसके हेयर्स को, मतलब जो लीगल हेयर्स आगे हैं। तो यहाँ पे उसने क्या किया गया, जो सी जो था जिसके मतलब कि आगे जाएगी बी के डेथ के बाद प्रॉपर्टी, उसको क्या मिला? वेस्टेड इंटरेस्ट मिला। क्यों? क्योंकि ये जो इवेंट था ये क्या था? एक सर्टेन इवेंट था, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो दुनिया में है उसकी डेथ कभी ना कभी होगी, वो सर्टेन इवेंट है। तो मतलब कि बी की लाइफ जब तक है तब तक वो प्रॉपर्टी बी की है, उसके बाद वो प्रॉपर्टी सी की हो जाएगी। तो ये क्या किया गया? सी के लिए वेस्टेड इंटरेस्ट बनाया गया, ठीक है। तो ये क्या है? वेस्टेड इंटरेस्ट है। और वहीं अगर हम बात करें कंटिंजेंट इंटरेस्ट की, अगर आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने बोला कि ये प्रॉपर्टी ए की होगी जब तक कि वो शादी नहीं कर लेता, और जब वो शादी कर लेगा तो प्रॉपर्टी बी की हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या, ये कंटिंजेंट इंटरेस्ट है, क्योंकि ये एक अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड कर रहा है। हो सकता है कि ये शादी करे, हो सकता है कि ये शादी ना करे, क्योंकि कंपलसरी तो नहीं है शादी करना। तो वहाँ पे क्या है, वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है और कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्या होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये हमारी रिवीजन वीडियो है, तो इतना डिटेल में नहीं जा सकते। बेसिकली आपको वेस्टेड इंटरेस्ट और कंटिंजेंट इंटरेस्ट समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन के ऊपर। जो भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको समझ रहे हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन,
जो हमें कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया है, सेक्शन 35 ऑफ टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर दिया गया। तो इस डॉक्ट्राइन से कौन सा सेक्शन बात कर रहा है, वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन डील्स विद इन विच सेक्शन, फिर आपको 4 ऑप्शन दे देगा ऑफ टीपीए। या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि सेक्शन 35 डील्स विद विच डॉक्ट्राइन, फिर 4 ऑप्शन दे देगा, डॉक्ट्राइन ऑफ जैसे परपेचुअल इंजंक्शन, डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, इस तरीके से। तो आपको वहाँ पे चूज करना होगा। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ या किसी कंपिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। तो ये जो प्रिंसिपल था, ये जो डॉक्ट्राइन था, ये किस चीज़ के बेसिस पे डिपेंड करता है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे। ठीक है, तो मतलब कि ये सभी पर्सन के ऊपर अप्लाई होगा। उनके जो भी पर्सनल लॉज हैं, जैसे मुस्लिम के पर्सनल लॉज अलग हैं, हिंदूज के अलग हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सभी के सभी लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन है ना, जब हमारे पास टीपीए आया था 1882 में, उससे पहले भी अगर आप इंडियन केसेस देखोगे तो वहाँ पे भी आपको ये डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन देखने को मिल जाएगा। और ये सभी तरीके की प्रॉपर्टीज़ पे एप्लीकेबल होगा डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन, चाहे उसके अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट हो, कंटिजेंट इंटरेस्ट हो, रिविजनरी इंटरेस्ट हो, रिमोट हो, या फिर इमीडिएट इंटरेस्ट हो, सभी के ऊपर ये अप्लाई होगा। अब ये प्रिंसिपल होता क्या है, तो हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक हम देख सकते हैं कि इंग्लिश लॉ में इस प्रिंसिपल के अंदर क्या बोला गया है, और इंडियन लॉ के अंदर इस प्रिंसिपल के ऊपर क्या बोला गया है। अगर मीनिंग बताऊं, इंग्लिश लॉ के अंदर जो कॉपर वर्सेस कूपर केस के अंदर दिया गया था, उसके अंदर ये बोला था कि अगर कोई व्यक्ति कई बेनिफिट्स को एक्सेप्ट करता है किसी भी डीड के अंदर, विल के अंदर, या किसी भी इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से, तो उसको पूरे के पूरे कंटेंट जो है ना उस इंस्ट्रूमेंट के लेने पड़ेंगे। ये नहीं कि सिर्फ उसने बेनिफिट ले लिए और जो लाइबिलिटीज थी वो छोड़ दी, उसको जो भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर कंटेंट्स दिए गए थे वो एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। और ये बात इंग्लिश लॉ के अंदर कौन से केस के अंदर भी बोली गई थी, कूपर वर्सेस कूपर। ठीक है, तो इसलिए ये जो डॉक्ट्राइन है, ये सभी तरीके की प्रॉपर्टीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है। कोई भी प्रॉपर्टी है वहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन एप्लीकेबल होगा। ये नहीं कि आप सिर्फ बेनिफिट्स ले लो और जो उसके नुकसान है वो छोड़ दो, आपको दोनों चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो दी गई है, चाहे आप विल से ले रहे हो, डीड से ले रहे हो, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ले रहे हो। और अगर इंडियन लॉ के अंदर देखो तो इसके अंदर एक केस आता है, परुकुट्टी अम्मा वर्सेस चोटा नवत लक्ष्मी अम्मा। क्या नाम है केस का, परुकुट्टी अम्मा वर्सेस चोटा नवात लक्ष्मी अम्मा। AIR 1954 का केस है और ये मद्रास हाई कोर्ट का केस था। इसके अंदर भी कोर्ट ने क्या बोला कि अगर एक व्यक्ति बेनिफिट्स लेना चाहता है किसी विल के अंदर, तो उसको जो भी विल के जो इंटायर प्रोविजंस हैं उनको मानना पड़ेगा। जो भी इंटेंशंस थी टेस्टेटर की, जिसने विल बनाई थी, उसकी इंटेंशंस को मानना पड़ेगा। ये इस व्यक्ति के लिए ओपन नहीं होगा कि वो सिर्फ बेनिफिट्स को जो विल के अंदर दिए गए हैं उसको एक्सेप्ट कर ले और जो भी उसके अंदर लायबिलिटीज है उनको एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि इससे जो टेस्टेटर है जिसने विल बनाई थी उसकी इंटेंशंस जो है वो क्या हो जाएंगी, डिफीट हो जाएंगी। उसकी जो उसको बनाने के पीछे जो उसकी एक तरह से नीयत थी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसका फायदा ही नहीं होगा कि जिस वजह से उसने उस बिल को बनाया था। तो इस तरीके से हम इसलिए बोलते हैं कि कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन एप्लीकेबल होगा, जिस चीज़ से कोई चीज़ ट्रांसफर हो रही है, चाहे वो विल है चाहे कोई भी चीज़ है। तो इंडियन लॉ के अंदर भी इसका मतलब यही है कि आप अगर दो राइट्स हैं आपके पास, तो जो अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको सारी चीज़ें उसके अंदर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जो भी उसके अंदर मिल रही है। अगर एक एग्जांपल से समझे हम इस डॉक्ट्राइन को, मान लीजिए कि ए जो है अपनी प्रॉपर्टी सी को ट्रांसफ़र करता है, जिसकी वैल्यू मतलब ए जो है प्रोफेस करता है सी को कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दे 800 रुपये की बी को। ठीक है, ए प्रोफेस करता है सी को कि वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दे जिसकी वैल्यू क्या है 800 रुपये बी को, और सेम इंस्ट्रूमेंट देता है जो कि 1000 रुपये का दिया गया था सी को। तो सी यहाँ पे क्या इलेक्ट करता है कि वो उस प्रॉपर्टी को रिटेन करेगा। तो उसने क्या किया उसने वो जो गिफ्ट था 1000 रुपये का उसको फॉरफिट कर लिया। तो यहाँ पे अगर वो उसको एक्सेप्ट करता तो उसको दोनों चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मतलब अगर आप इसको समझे, ए ने बोला कि भाई तू अपनी प्रॉपर्टी, ए ने सी को बोला कि तू अपनी प्रॉपर्टी बी को दे दे 800 रुपये की, तो मैं तेरे को 1000 रुपये का गिफ्ट दूंगा। सी ने क्या किया कि उसने अपने जो प्रॉपर्टी थी वो रिटेन कर ली, लेकिन क्या कह रहा है कि मैं तेरा गिफ्ट ले लेता हूँ। तो ऐसा नहीं कर सकता वो। अगर वो ऐसा करेगा तो जो ए है वो अपनी जो गिफ्ट है वो अपने पास फॉरफिट कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन है। अगर वो एक चीज़ चूज कर रहा है तो दूसरी भी चूज करनी पड़ेगी। अगर उसने एक चीज़ चूज नहीं की तो उसको दूसरी चीज़ भी छोड़नी पड़ेगी। आप सिर्फ ये नहीं कि बेनिफिट्स ले रहे हो और जो उसके अंदर कोई नुकसान हो रहे हैं या कोई लायबिलिटीज अराइज हो रही है उसको छोड़ रहे हो, तो ऐसा आप नहीं कर सकते डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन के हिसाब से।
लेकिन हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस भी आती हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन के। वो क्या एक्सेप्शंस हैं कि अगर जो इक्विटी ऑफ इलेक्शन या डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन है वो अप्लाई नहीं होगा अगर दो डोनेशंस जो है सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है। अगर वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है तभी एप्लीकेबल होगा। मतलब कि अगर एक जो है ट्रांसफरर के पास राइट है कि वो एक राइट दे रहा है और दूसरा उस ट्रांसफरर से नहीं आ रहा, किसी और से आ रहा है, तो वो ऐसा कर सकता है कि एक चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है और एक को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है। सेक्शन 35 के अगर हम देखें तो सेक्शन 35 में हमें डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन यही समझाया गया है। सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 को भी रीड करोगे तो वो यही बताता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं जो अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीपीए के अंदर, वो है सेक्शन 41 का। कौन सा? सेक्शन 41। सेक्शन 41 के अंदर हमें क्या दिया गया है? ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर। कौन से ऑनर से ट्रांसफर किया जा रहा है? ऑस्टेंसिबल ऑनर। ये ऐसे टॉपिक्स है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, चाहे आपके प्री हो, चाहे आपके मेंस हो, या एलएलबी के एग्जाम्स हो, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो जहाँ पे टीपीए आ रहा है, वहाँ पे आपसे पक्का पूछा जाएगा। ठीक है। तो ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर जो हमें सेक्शन 41 के अंदर दिया गया। अगर इस सेक्शन को हम रीड करें तो ये सेक्शन क्या बोलता है कि जहाँ पे भी जो व्यक्ति जो है कंसेंट देता है, चाहे वो कंसेंट एक्सप्रेस देता है, इम्प्लाइड देता है, जो कौन दे रहा है कंसेंट? जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी के अंदर, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्टेड है। ठीक है। दूसरी बात कि जो पर्सन है वो क्या है? उस प्रॉपर्टी का ऑस्टेंसिबल ऑनर है। अभी आपको ऑस्टेंसिबल ऑनर का मीनिंग बताऊंगा। और तीसरी बात कि ये व्यक्ति क्या करता है? कंसिडरेशन के लिए इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है। तो ये जो ट्रांसफर हुआ ये सिर्फ वॉइडेबल नहीं होगा इस ग्राउंड पे कि जो ट्रांसफरर था, जिसने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया, वो ऑथराइज नहीं था इस चीज़ को करने के लिए। लेकिन ये जरूरी है कि जो ट्रांसफरी है वो इस बात को कंफर्म करे कि रीजनेबल केयर ली गई थी, ये असर्टेन करने के लिए कि जो ट्रांसफरर है उसके पास ये पावर थी कि उस प्रॉपर्टी को गुड फेथ के अंदर ट्रांसफर कर रहा है। अब यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये एक जनरल प्रिंसिपल आता है हमारे पास लॉ ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर, अगर हम देखें, जो कि कौन सी मैगजीम है? नेमो डेट क्वाड नॉट हैबिट, कि कोई व्यक्ति जो है किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता जिसका उसके पास राइट नहीं है। ठीक है। तो ये जो जनरल रूल है इसकी एक्सेप्शन है सेक्शन 41। यहाँ पे आप एक केस भी देख सकते हो। इस केस को तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसका नाम है रामाकुमार वर्सेस मैकक्वीन। क्या नाम है? रामाकुमार वर्सेस मैकक्वीन। ठीक है। अब ऑस्टेंसिबल ऑनर कौन होता है? ऑस्टेंसिबल ऑनर वो होता है जिसके पास इंडिका ऑफ ऑनरशिप होती है। वो रियल ऑनर नहीं है लेकिन उसके पास इंडिका ऑफ ऑनरशिप है। मतलब कि अगर आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं, ऑस्टेंसिबल ऑनर वो होता है जो रियल ऑनर नहीं है, जो आपको दिखने में ऑनर लगता है। मतलब कि जैसे कि हमें बहुत देखने को मिलता है बेनामी ट्रांजैक्शंस हम देखते हैं। मतलब कि ये पैसा ए का लगा लेकिन प्रॉपर्टी उसने बी के नाम पे खरीदी, तो रियल ऑनर तो ए है लेकिन देखने में कौन लग रहा है? ऑनर है बी है। पैसा सब कुछ ए का लगा, ए ने प्रॉपर्टी खरीदी लेकिन उसने बी के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद ली, तो बी कौन है? ऑस्टेंसिबल ऑनर है। ए कौन है? रियल ऑनर है। अब अगर बी जो है इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है आगे फॉर कंसिडरेशन, और यहाँ पे ए जो है इसको कंसेंट दे देता है इस ट्रांसफर करने की, चाहे वो उसको एक्सप्रेसली देता है या इम्प्लाइडली देता है। एक्सप्रेस मतलब कि उसको बोल के देता है कि हाँ ठीक है तुम इसको ट्रांसफर कर लो, और इम्प्लाइडली देता है कि भाई अगर ये ट्रांसफर कर रहा है तो इसको कुछ नहीं बोल रहा ट्रांसफर करते वक्त। और ये बी जो है आगे कंसिडरेशन के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर देता है ये प्रॉपर्टी। बी क्या है? अपने आप में ऑस्टेंसिबल ऑनर है। तो जब ये इस तरीके की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा तो ये जो ट्रांसफर है ये वैलिड कहलाएगा अगर वो कंसिडरेशन के लिए कर रहा है। अब यहाँ पे जो रियल ऑनर था ये आके इस व्यक्ति को कुछ नहीं कह सकता। ठीक है। ये सेक्शन 41 के अंदर हमें बेसिकली बताया गया है। और ऑस्टेंसिबल ऑनर का मतलब ये होता है कि जो रियल ऑनर नहीं है, जो देखने में ऑनर लग रहा है लेकिन असलियत में वो ऑनर नहीं है। ज़्यादातर ये लोग कौन करते हैं? जैसे जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, या आप देख सकते हो करप्शन के अंदर इसी तरीके से काम होता है कि एक व्यक्ति ने किसी और व्यक्ति के नाम पे वो प्रॉपर्टी ले लेता है अपनी ब्लैक मनी को छुपाने के लिए। तो ये होता है ऑस्टेंसिबल ऑनर। तो ऑस्टेंसिबल ऑनर भी उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है अगर ए ने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, मतलब कि रियल ऑनर ने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली कंसेंट दी है तो, और ये जो है कंसिडरेशन के लिए ही इसको आगे ट्रांसफर करेगा, और फिर रियल ऑनर आगे कुछ नहीं कह सकता। तो ये होता है ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ऑनर। ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं अब हम। अगला टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है टीपीए के अंदर, वो है डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटेबल एस्टॉपल।
इक्विटेबल एस्टॉपल। ठीक है, अब डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटेबल एस्टॉपल क्या बोलता है? ये बोलता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। एक स्ट्रेंजर क्या करता है, ये केस में भी दिया गया था रामसेन वर्सेस देवसेन के केस के अंदर, कि जैसे मान लीजिए कि एक स्ट्रेंजर क्या करता है, एक लैंड के ऊपर बनाने लग जाता है, मतलब बिल्डिंग वगैरह, ठीक है, और ऐसा मान के बनाता है कि वो उसकी खुद की लैंड है। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर वो मेरी लैंड थी और मेरे को पता चलता है कि उसकी मिस्टेक है, और उसके बावजूद भी मैं उसको वो एरर करने देता हूँ कि भाई उसको ये मान के कि ये तेरी प्रॉपर्टी है, उसको प्रॉपर्टी बनाने जाता हूँ, तो यहाँ पे जो कोर्स ऑफ इक्विटी है वो मेरे को अलाउ नहीं करेगा बाद में कि मैं अपने टाइटल को जाके उस लैंड के ऊपर असर्ट करूँ, क्योंकि उस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी के ऊपर काफ़ी सारा खर्चा कर दिया है ये मानते हुए कि ये प्रॉपर्टी उसकी है। तो जब किसी को ये एस्टॉपल का प्रिंसिपल लगाना हो, डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटेबल एस्टॉपल लगाना हो, तो कुछ कंडीशंस को पूरा करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले और कुछ बताऊं कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटेबल एस्टॉपल है, या फिर इसको हम बोलते हैं एस्टॉपल बाय एक्विएसेंस। एक्विएसेंस मतलब कि भाई कोई व्यक्ति अगर कोई गलती कर रहा था, कोई लीगल राइट्स को मेरे तोड़ रहा था, उस वक्त मैंने उसको नहीं रोका, ठीक है, तो ऐसा जब मैं वो कर रहा था तो उस वक्त उसने उस प्रॉपर्टी को क्या माना था कि वो उसका बोनाफाइड होल्डर है, तो उसके बावजूद भी वो जो डिफेक्टिव टाइटल है वो टाइटल उसका हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से जो एस्टॉपल है ये ट्रू ऑनर के अगेंस्ट काम करता है, अगर ट्रू ऑनर्स ने अपने राइट को क्लेम नहीं किया तो। यहाँ पे क्या क्या कंडीशंस पूरी होनी चाहिए? पहली बात कि जो डिफेंडेंट है, मतलब कि जिसके अगेंस्ट केस किया गया है, उसने मिस्टेक की हो अपने राइट के लिए। जैसे यहाँ पे जो स्ट्रेंजर आके प्रॉपर्टी बनाने लग गया था ना, उसने क्या की, मिस्टेक की अपने राइट को लेके, क्या कि उसने मान लिया कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। दूसरी बात कि जो प्लेंटिफ है, जिसने केस किया है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसका बेटर टाइटल हो, मतलब जिसका बेटर टाइटल था उसको ये पता हो कि ये जो स्ट्रेंजर आया है ये उस प्रॉपर्टी के ऊपर बोनाफाइडली अपना गलत इंटरेस्ट मान रहा है। ठीक है, तीसरी बात जो प्लेंटिफ है उसको ये पता था कि ये जो स्ट्रेंजर है, जो डिफेंडेंट है, उसने मिस्टेक की है राइट के रिगार्डिंग। चौथी बात जो डिफेंडेंट है जिसने गलती मानी थी, उसने उस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ पैसा खर्च कर दिया गया हो, या फिर कोई ऐसा एक्ट कर दिया गया हो ये मानते हुए कि ये जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर मेरा राइट है। ठीक है, जो भी उसका मिस्टेकन बिलीफ था उसके बेसिस पे। पांचवी बात कि जो प्लेंटिव है उसने एनकरेज किया हो डिपेंडेंट को, जो भी जिसके ऊपर वो सूट कर रहा है अब, कि वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर पैसा खर्च करे, या फिर कोई जो भी उसको उस गलती के कारण जो एक्ट कर रहा है वो काम करता रहे। ठीक है, अगर ये कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो ये जो डॉक्ट्राइन है वो एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले उसको रोका नहीं तो अब एस्टॉपल लग जाएगा ना कि आपने एक बारी जो बात बोली है उससे आप मुकर कैसे सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ इक्विटेबल एस्टॉपल ये होता है। और सेक्शन 43 के अंदर भी हमारे पास फीडिंग ऑफ एस्टॉपल आता है, जहां पे हम क्या देखते हैं, फीडिंग ऑफ एस्टॉपल आता है, जहां पे हम क्या देखते हैं, मान लीजिए कि जैसे मेरे पास मैं ए व्यक्ति हूं, ठीक है, मेरे भाई हैं बी और सी, और एक प्रॉपर्टी है जो कि हम तीनों की है, और मैं क्या करता हूँ, ये प्रॉपर्टी जाके डी को बेच देता हूँ, जबकि इसके अंदर बी और सी का राइट था। ठीक है, लेकिन बाद में अगर ये प्रॉपर्टी जैसे भी मेरी हो जाती है, मान लो बी और सी मेरे नाम कर देते हैं या मैं उनसे खरीद लेता हूँ, तो अब यहाँ पे एस्टॉपल, फीडिंग ऑफ एस्टॉपल से ये जो डी का राइट है वो ये रहेगा कि अब ए के पास पूरी प्रॉपर्टी आ गई, तो ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उसको डी को ट्रांसफर करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 52 के ऊपर। सेक्शन 52 जो है एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो बात करता है किसके बारे में, लिस पेंडिस, डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडिस। लिस पेंडिस का मतलब क्या होता है, अगर हम देखें तो पेंडिंग सूट, सिर्फ अगर लिस पेंडिस वर्ड का मतलब देखोगे तो उसका मतलब क्या होता है, पेंडिंग सूट, मतलब कि अगर लिटिगेशन के दौरान, जब लिटिगेशन चल रहा है उस दौरान कुछ भी नया इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। ये एक डॉक्ट्राइन के अंदर भी बोला गया, या मैक्सिम के अंदर भी बोला गया, जिस मैक्सिम को अगर हम पूरा पढ़ें तो वो क्या है, उट लाइट पेंडेंटे निहिल इनोवेचर, मतलब कि जब कोई लिटिगेशन पेंडिंग है तो उस दौरान उस लिटिगेशन के अंदर कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस होगी तो उससे मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स होंगी, तो मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स को अवॉइड करने के लिए इस डॉक्ट्राइन को रखा गया।
और बाकी ये जो प्रिंसिपल था कुछ केसेस के अंदर भी एक्सप्लेन किया गया, जैसे कि एक फेमस केस है बेलामी वर्सेस सबाइन का। कौन सा केस है? बेलामी वर्सेस सबाइन का केस है। ये पुराना केस है काफ़ी, 1857 का, जहाँ पे इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन भी किया गया था लॉर्ड चांसलर लॉर्ड कैर्नोवर्थ के द्वारा, जहाँ पे उन्होंने ये बोला था कि ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडिस है, जो इसकी फाउंडेशन रखी गई, ये रेस्ट नहीं करती नोटिस के ऊपर, जो कि नोटिस कैसा होगा, एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव। मैंने आपको बताया था ना कि नोटिस किस तरीके के होते हैं, तो ये नोटिस के ऊपर डिपेंड नहीं करते लिस पेंडिस, चाहे वो एक्चुअल हो या कंस्ट्रक्टिव हो। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेसेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और जो नेसेसिटी होती है वो क्या है कि जो कोई भी पार्टी है लिटिगेशन के अंदर, वो एलिनिएट नहीं करेगी उस प्रॉपर्टी को जब तक कि इस प्रॉपर्टी का इस डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन नहीं आ जाता। ठीक है, अब अगर हम इसको और अच्छे से समझें, आज के सिनेरियो के अंदर अगर हम इस सेक्शन को समझें और सेक्शन 52 ऑफ टीपीए को समझें, तो वो क्या बोलता है? तो बेसिकली ये बोलता है कि अगर कोई सूट पेंडिंग पड़ा है, अभी किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई सूट पेंडिंग पड़ा है, तो इस डॉक्ट्राइन के हिसाब से, लिस पेंडिस के हिसाब से, सेक्शन 52 के हिसाब से, जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई सूट पेंडिंग पड़ा है, उस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। और अगर ट्रांसफर करना है तो अगर कोर्ट उस चीज़ की परमिशन दे रहा है कि आप इस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, तब आप उसको ट्रांसफर कर पाएंगे। और ये जो इंडिया है, इंडिया के अंदर इसका जो मेन लीडिंग केस है वो कौन सा है? फैयाज हुसैन खान वर्सेस पराग नारायण। इस केस को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन के लिए। क्या नाम है? फैयाज हुसैन खान वर्सेस पराग नारायण। और यहाँ पे कुछ कंडीशंस है जो पूरी होनी चाहिए, तभी ये जो लिस पेंडिस का प्रिंसिपल है एप्लीकेबल होगा। क्या क्या? कि पेंडेंसी ऑफ सूट होनी चाहिए या प्रोसीडिंग कोई पेंडिंग होनी चाहिए, और वो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर होनी चाहिए। दूसरी बात की जो लिटिगेशन है वो कॉल्यूसिव नहीं होनी चाहिए, जो दोनों पार्टीज हैं वो आपस में मिलजुल के उन्होंने ये सूट ना किया हो, कॉल्यूसिवली सूट फाइल ना किया हो। और चौथा पॉइंट ये होना चाहिए कि ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसके रिगार्डिंग जो राइट है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या स्पेसिफिकली क्वेश्चन के अंदर हो, लिटिगेशन के अंदर जो सूट चल रहा है उसके अंदर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो राइट है वो क्वेश्चन के अंदर होना चाहिए। पांचवी बात, जो प्रॉपर्टी है, जो डिस्प्यूट के अंदर प्रॉपर्टी चल रही है, वो किसी एक व्यक्ति को ट्रांसफ़र हुई हो, मतलब कि जो प्रॉपर्टी है डिस्प्यूट के अंदर वो ट्रांसफ़र हुई हो, या फिर कोई भी जो पार्टी है जो लिटिगेशन के अंदर उसको वो ट्रांसफ़र हुई हो। और ये जो एलिनिएशन हुआ है, जो ट्रांसफ़र हुआ है, वो दूसरे व्यक्ति के राइट के ऊपर इफेक्ट करे, जो लिटिगेशन के अंदर दूसरी पार्टी है उसके ऊपर इफेक्ट करे। अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडिस है वो अप्लाई होगा, और ये आगे एलिनिएशन करने से रोक देगा जब तक कि कोर्ट अलाउ नहीं करता। उसके बाद हमारे पास अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फ्रॉडलेंट ट्रांसफर्स का, जो बात करता है सेक्शन 53 के अंदर। क्या नाम है टॉपिक का? फ्रॉडलेंट ट्रांसफर्स। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 53 ऑफ टीपीए। अब फ्रॉडलेंट ट्रांसफर्स का मतलब क्या होता है? तो फ्रॉडलेंट ट्रांसफर में होता क्या है कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करना चाहता हूँ। मतलब कि अगर मान लीजिए मेरे 3 क्रेडिटर्स हैं ए बी सी, और मेरी एक प्रॉपर्टी है जो कि इनकी लायबिलिटीज़ के लिए सही है, कि जिससे कि इनकी लायबिलिटीज़ पे की जा सकती है। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी इस लायबिलिटी से बचने के लिए कि मुझे इनके डेप्ट ना पे करने पड़े, मैं ये प्रॉपर्टी सी के साथ डी को ये बताते हुए कि मेरे को ये बाद में प्रॉपर्टी वापस कर दियो, अब ये प्रॉपर्टी तू अपने नाम पे ट्रांसफर कर ले। ठीक है, तो दोनों के बीच में कन्फ्यूजन होता है और ये प्रॉपर्टी डी ट्रांसफर कर लेता है अपने नाम पे, ताकि ये प्रॉपर्टी इसको ट्रांसफर ना करनी पड़े, और बाद में हो सकता है कि प्रॉपर्टी ये वापस भी ले ले। तो जब इस तरीके की कोई ट्रांसफ़र की जा रही है तो ये जो लोग हैं ये सूट कर सकते हैं कि ये जो इसने ट्रांसफ़र किया है ये वॉइड ट्रांसफ़र किया है और इसको ना माना जाए। लेकिन अगर ये डी जो है प्रॉपर्टी इससे गुड फेथ के अंदर लेता है तो फिर ये चीज़ नहीं की जा सकती। जहाँ पे डी को नहीं पता था कि जो व्यक्ति जो ट्रांसफ़र कर रहा है इसकी कोई डेप्ट पेंडिंग है और वो उससे इस प्रॉपर्टी से डेप्ट पे किए जा सकते, तो वहाँ पर ये सूट करके इस प्रॉपर्टी को कैंसिल नहीं करवा सकते। ठीक है, गुड फेथ के अंदर कंसिडरेशन के अंदर उन्होंने अगर ये जो डी ने अगर ये प्रॉपर्टी ली है तो। और अगर यहाँ पे कोई इंसॉल्वेंसी की बात हो रही है तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब कि इंसॉल्वेंसी, जैसे हम इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये सेक्शन ओवर रूल नहीं करेगा इस कोड को। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ए बी सी 3 व्यक्ति थे तो ये तीनों को एक अलग अलग आगे सूट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ए इसके बिहाफ पे भी सूट कर सकता है, सभी के बिहाफ पे। और मान लो क्या होता है कि जैसे कि
ए ने बी सी डी 3 लोगों का पैसा देना था, और ए क्या करता है, उसके पास एक प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी वो बी के लोन के अगेंस्ट उसको दे देता है कि इससे तो अपना लोन उतार ले। तो अब यहाँ पे सी और डी आके इसके ऊपर ये सूट नहीं कर सकते कि ये जो ट्रांसफर किया है ये वॉइड है। ठीक है, तो फ्रॉडलेंट ट्रांसफर सेक्शन 53 के अंदर हमें इतना बताया गया है। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 53A के ऊपर, जो बात करता है किसके बारे में, डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस के बारे में। तो देखिए पार्ट परफॉर्मेंस जो सेक्शन 53A में दिया गया है ये क्या बोलता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आपने किसी को कोई प्रॉपर्टी, ए ने बी को एक प्रॉपर्टी बेचनी है, ठीक है, और इन्होंने इस प्रॉपर्टी की वैल्यू रखी 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख रुपए की वैल्यू रखी। अब क्या होता है कि ये जो बी बोलता है कि मेरे पास अभी तो 10 लाख रुपए नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको 8 लाख रुपए दे सकता हूँ और 2 लाख रुपए मैं आपको 3 महीने बाद दे देता हूँ। ठीक है, तो ए ने कहा ठीक है ऐसा कर लेते हैं, आप मुझे 8 लाख रुपए दे दो और आप जो है प्रॉपर्टी का पोजीशन ले लो, और इस चीज़ को राइटिंग के अंदर कर लेते हैं, राइटिंग में होना ज़रूरी है, और साइन वगैरह कर लेते हैं। अब 2-3 महीने बाद क्या होता है, ए को लगता है कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू तो ज़्यादा है, इसके तो मुझे 20 लाख 15 लाख मिलने चाहिए, और ए क्या करता है किसी और तीसरे व्यक्ति को बेचने चला जाता है प्रॉपर्टी उस वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे जो पार्ट परफॉर्मेंस है ये इसको राइट देता है कि इस ए को ये रोके, क्योंकि ए जो है अब बी से कह रहा है कि भाई मैंने प्रॉपर्टी तो तेरे को बेची नहीं, ना मैंने प्रॉपर्टी भी रजिस्टर कराई थी, रजिस्टर तो हम 3 महीने बाद कराते जब तू मेरे 2 लाख रुपए दे देता, तो ना तो तूने अभी ये तेरे नाम पे प्रॉपर्टी हुई है और ना ही तूने मुझे पूरा कंसिडरेशन दिया, तो इस प्रॉपर्टी को तू खाली कर दे, मैं आगे किसी और को प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ। तो सेक्शन 53A बी को ये राइट देता है, इसको प्रोटेक्ट करता है कि ए ऐसी चीज़ ना कर पाए। लेकिन जब आप इस सेक्शन का प्रोविजो पढ़ोगे तो अगर ये ए जो है सी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है गुड फेथ के अंदर, मतलब कि सी को नहीं पता होता कि पहले ये प्रॉपर्टी के साथ ऐसा हो चुका है, तो फिर बी जो है सी से ये राइट क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, ये सिर्फ ट्रांसफरर के अगेंस्ट ही सेक्शन 53A एप्लीकेबल होगा। इसी को हम बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। फिर अगले टॉपिक के ऊपर हम आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेल एंड एक्सचेंज। क्या नाम है टॉपिक का, सेल एंड एक्सचेंज। ठीक है, अब सेल क्या होती है, सेल का मतलब क्या होता है, और सेल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल का मतलब क्या होता है, और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं सेल। अब देखिए सेल जो है, जो हमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर दी गई है, सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर हम क्या करते हैं, ऑनरशिप को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और इस ऑनरशिप को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो उसके बदले क्या करते हैं, हम एक प्राइस लेते हैं। ठीक है, और ये जो प्राइस है जरूरी नहीं है कि अभी के अभी मिल जाए, ये प्राइस जो होता है वो हो सकता है कि पेड हो गया हो, मतलब कि मिल गया हो, या फिर प्रॉमिस किया गया हो कि फ्यूचर में मिल जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है जैसे मान लो कि पार्ट अभी मिल गया और पार्ट बोलता है कि मैं फ्यूचर में दे दूंगा, तो इसको हम सेल बोलते हैं। मतलब कि आप कोई किसी प्रॉपर्टी की ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो किसी प्राइस के बदले, ये प्राइस हो सकता है कि आपको पूरा मिल गया हो, या फिर पूरा का पूरा प्रॉमिस हुआ हो कि फ्यूचर में मिलेगा, या फिर पार्ट मिल गया और पार्ट फ्यूचर के लिए प्रॉमिस हो गया हो कि आपको मिलेगा। ये किस में दिया गया, सेक्शन 54 के अंदर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस जो है ये याद रखिएगा हमेशा, प्राइस जो है किसके अंदर होगा, मनी के अंदर होगा। अगर ये जो प्राइस जो है, मतलब कि जो कंसीडरेशन आपको मिल रहा है ये मनी के अंदर नहीं है, तो फिर वो सेल नहीं कहलाएगा, वो क्या बन जाएगा, एक्सचेंज बन जाएगा, या फिर आप उसको बार्टर भी बोल सकते हो, वो सेल नहीं कहलाएगा। सेल के अंदर हमेशा आपको कंसीडरेशन किसके अंदर मिलेगा, मनी के अंदर मिलेगा, प्राइस जो होगा वो क्या होगा, मनी होगा हमेशा। ठीक है, अगर वो कुछ और होता है तो वो सेल नहीं कहलाएगा, सेक्शन 54 में नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर ये जो ट्रांसफर हुआ है, जो टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची गई है, जो ट्रांसफर की गई है, इसकी वैल्यू अगर 100 रुपये से 100 रुपये या 100 रुपये से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ कैसे होगा, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होगा। आपको जो आप सेल कर रहे हो ये रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही करनी होगी, अदरवाइज आपकी ये सेल नहीं मानी जाएगी। और अगर आपकी ये प्रॉपर्टी टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वही मतलब कि जो अभी मैंने आपको बताया, इसकी वैल्यू 100 रुपये से कम है, तो फिर आप उसको रजिस्टर नहीं भी कराओगे तो चलेगी। लेकिन आजकल ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वैल्यू 100 रुपये से कम हो। ठीक है, और जो इसकी डिलीवरी होती है टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की, कब टेक प्लेस करती है, जब वो सेलर को बेच दी जाती है। ठीक है, या फिर वो पर्सन डायरेक्ट करता है कि इस प्रॉपर्टी की पोजीशन मुझे दे दिया जाए। ये तो हो गया सेल। सेल के बारे में आपको समझ आ गया होगा। अब एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। सेल में क्या सब कुछ एग्जीक्यूट हो गया है, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल भी अगर हम सेक्शन 54 को ही पढ़े यहीं पे हमें समझ आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल जो होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसकी सेल होगी
सेल होगी, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट दैट अ सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी शेल टेक प्लेस ऑन टर्म्स सेटल बिटवीन द पार्टीज। हम ये अपने बीच में टर्म्स रख रहे हैं, इस बेसिस पे इसकी सेल होगी। हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि ये अपने आप में, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, ये अपने आप में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करता या चार्ज क्रिएट नहीं करता उस प्रॉपर्टी के अंदर। और अगर हम एग्रीमेंट की बात करें, जो हम सेल का एग्रीमेंट कर रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना एग्रीमेंट ऑफ सेल, तो एग्रीमेंट ऑफ सेल जो है अपने आप में सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है जो एक राइट क्रिएट कर रहा है। क्या राइट क्रिएट कर रहा है कि दूसरा डॉक्यूमेंट जो कि सेल का डॉक्यूमेंट है वो ऑब्टेन किया जाएगा जब जो कंडीशंस दी गई हैं इस एग्रीमेंट फॉर सेल के अंदर वो पूरी कर दी जाएंगी। तो एग्रीमेंट फॉर सेल अलग होता है और सेल अलग होता है। एग्रीमेंट फॉर सेल के अंदर हम अभी सिर्फ एग्री हो रहे हैं कि हम सेल करेंगे, अगर ये कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो ये सेल आप मुझे कर दोगे, ठीक है, मुझे इस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं होंगी तो ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं होंगी। अगर हम सेक्शन 17 पढ़े ना रजिस्ट्रेशन एक्ट का, तो पहले क्या होता था कि जो एग्रीमेंट फॉर सेल है उसी की बेसिस पे सारी प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर होती रहती थी कि हाँ ये फ्यूचर में मेरे को ट्रांसफर होगी, और फिर उसको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तो उससे जो है फीस बच जाती थी। तो सेक्शन 17 में इस चीज़ को भी ऐड कर दिया गया रजिस्ट्रेशन एक्ट के कि आपको अगर आप एग्रीमेंट फॉर सेल भी कर रहे हो तो उसको भी आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, मतलब कि आपको गवर्नमेंट को फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब चाहे आप सेल करो या एग्रीमेंट फॉर सेल करो, आपको गवर्नमेंट को फीस देनी ही पड़ेगी। लेकिन जो एग्रीमेंट फॉर सेल होता है, अगर हम जनरली समझें तो एग्रीमेंट फॉर सेल के बेसिस पे जो व्यक्ति जिसके साथ एग्रीमेंट किया गया है वो उस प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं बनता। अभी भी वो ऑनरशिप किसके पास ही रहती है, सेलर के पास ही रहती है। वो फ्यूचर के अंदर ट्रांसफर होगी बायर को, अगर उस सेल को, मतलब जो एग्रीमेंट फॉर सेल है उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, सेल डीड बना दिया जाता है सेलर के द्वारा। यहाँ पे बायर के पास सिर्फ राइट आ रहा है कि वो सेल डीड को एग्जीक्यूट कर सकता है अपने फेवर में फ्यूचर के ऊपर उन कंडीशंस को पूरा करने पे जो एग्रीमेंट फॉर सेल के अंदर लिखी गई है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेल, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और एग्रीमेंट फॉर सेल। उसके बाद अगर हम एक्सचेंज के ऊपर आए तो एक्सचेंज हमें कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया, सेक्शन 118 के अंदर दिया गया, तो इसको हम यहीं पे समझ रहे हैं। इसके बाद हम सेलर और बायर के राइट्स देखेंगे जो सेक्शन 55 के अंदर दिए गए। उससे पहले आप एक्सचेंज को समझ लो, क्योंकि हमें सेल के साथ एक्सचेंज को समझना ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ये कौन से सेक्शन में दिया गया है, 118 सेक्शन में दिया गया एक्सचेंज। अब एक्सचेंज क्या होता है, आपको सेल से ही समझ आ गया होगा कि जब दो व्यक्ति म्यूचुअली ट्रांसफर करते हैं ऑनरशिप किस चीज़ का, थिंग्स का, मतलब यहाँ पे मनी इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। तो जब कोई दो व्यक्ति म्यूचुअली ट्रांसफर करते हैं ऑनरशिप, एक चीज़ की ऑनरशिप दूसरे चीज़ के बदले, ठीक है, जिसके अंदर दोनों ही चीज़ें जो हैं नीदर थिंग्स और बोथ द थिंग्स मनी नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सचेंज बोलेंगे। तो मतलब बेसिकली आप सेल को ही समझ लो, जब मनी इन्वॉल्व है तो वो सेल हो गई, जब मनी इन्वॉल्व नहीं है तो क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई। बार्टर जैसे हम समझते हैं ना कि सामान के बदले सामान देना, तो वही एक्सचेंज हो गया। और यही डिफरेंस होता है सेल और एक्सचेंज के बीच में कि सेल में मनी इन्वॉल्व हो जाती है, एक्सचेंज में मनी इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। तो सेक्शन 118 में एक्सचेंज ये समझा रखा है। अब हम आते हैं बायर और सेलर के राइट्स के ऊपर जो हमें दिए गए हैं सेक्शन 55 के अंदर। अब क्या क्या राइट्स होते हैं कि जो हमारा सेल है उसको कंप्लीट होने से पहले क्या राइट्स होते हैं और उसके बाद क्या राइट होते हैं। तो सेलर के राइट्स, अगर सेलर्स की लायबिलिटी अगर आप देखोगे तो सेक्शन 55(1)(a) से लेके सेक्शन 55(1)(b), 1(c), 1(d), 1(e) और फिर 1(g) के अंदर दी गई है, ठीक है। और बायर्स की लायबिलिटी देखोगे तो वो सेक्शन 55 सबसेक्शन 5A और सबसेक्शन 5B के अंदर दी गई है। और सेलर्स के राइट देखोगे तो वो सेक्शन 55 सबसेक्शन 4A से आगे दी गए हैं, और बायर्स के राइट जो है सेक्शन 55 सबसेक्शन 6 क्लॉज B के अंदर दिए गए हैं। तो पहले हम कंप्लीशन से पहले अगर देखें तो सेलर्स की लायबिलिटी क्या क्या होंगी सेक्शन 55 सबसेक्शन 1 क्लॉज A के हिसाब से। तो यहाँ पे इसकी ये लायबिलिटी बनती है सेलर की कि उसको डिस्क्लोज करने होंगे सभी मटेरियल डिफेक्ट्स जो भी प्रॉपर्टी के अंदर हैं, ठीक है। पहला ये बनती है लायबिलिटी। दूसरी क्या बनती है कि उसको टाइटल डीड प्रोड्यूस करनी होगी सेलर के सामने, जो मतलब जो भी सेलर के पोजीशन के अंदर है, ताकि जो बायर है उसको इंस्पेक्ट कर सके, उसकी लायबिलिटी है ये सेलर की। दूसरी कि जो भी क्वेश्चंस प्रॉपर्टी से रिलेटेड बायर पूछेगा वो सभी के जवाब देने होंगे इसको। और चौथी चीज़ की उसको जो ये सेलर है उसको एग्जीक्यूट करनी होगी कन्वेंस, अगर बायर जो है पेमेंट कर देता है, ठीक है। पांचवी चीज
जो प्रॉपर्टी है उसकी टेक केयर करनी होगी। और छठी चीज़ कि जो भी आउटगोइंग्स होंगी जैसे कि पब्लिक चार्जेस हो गए, रेंट्स हो गए, इंटरेस्ट हो गए, वो सभी जो है सेलर को उसके ऊपर पे करने होंगे कंप्लीशन से पहले, सेल के कंप्लीशन से पहले। और बायर की लायबिलिटीज़ क्या क्या होंगी कि सभी वो फैक्ट्स डिस्क्लोज करेगा जो कि उसको उस प्रॉपर्टी के अंदर पता चलते हैं, ठीक है, क्योंकि मटेरियल फैक्ट्स वगैरह पता चलते हैं तो। और दूसरी बात कि जो भी परचेज मनी है, मतलब कि जो जिसके बदले उसने खरीदा है वो उसको पे करेगा, किसको, बायर को, सेलर को, बायर पे करेगा, ठीक है। सेलर के राइट देखें तो क्या है कि वो रेंट वगैरह ले सकता है उस प्रॉपर्टी का, प्रॉफिट वगैरह जो भी अराइज होंगे वो सब ले सकता है। और बायर के राइट देखें तो जो भी प्रीपेड चार्जेस हैं उसके प्राइस वो पे करेगा। अब कंप्लीट हो गई सेल, उसके बाद क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज़ आती हैं तो वो भी सेक्शन 55 के अंदर ही दे रखी हैं। सेक्शन 55 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 इन सब के अंदर दी गई है। तो सबसे पहले सेलर की लायबिलिटीज़ देखें सेल को कंप्लीट होने के बाद, तो वो ये है कि सेलर को उस प्रॉपर्टी का पोजीशन बायर को देना होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इम्प्लाइड कोवेनेंट फॉर टाइटल। तीसरी चीज़ कि जो भी टाइटल डीड है जो कि सेलर के पोजीशन के अंदर है वो बायर को देनी होगी। और बायर की लायबिलिटीज़ देखी जाए तो जो भी लॉसेस अराइज होते हैं अब इस प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, जो भी डिस्ट्रक्शन, इंजरी या ये जितनी भी चीज़ें अब ये उसको उठानी पड़ेंगी। और जो भी आउटगोइंग्स है, मतलब कि अब जो भी चार्जेस वगैरह हैं, अगर सेल कंप्लीट होगी तो अब ये सब किसको पे करने पड़ेंगे, बायर को पे करने पड़ेंगे। इसलिए जब कोई प्रॉपर्टी खरीदी बेची जाती है तो ये चेक कर लिया जाता है कि इसके अगेंस्ट कोई ड्यूज तो नहीं है, हाउस टैक्स, ये सब चीज़ें, ताकि बायर के ऊपर उसके बाद कोई बड़ा खर्चा ना आ जाए। और सेलर के राइट्स क्या होंगे कि भाई जो भी परचेज मनी है वो उसको मिल जाए। और बायर के राइट क्या होंगे कि जो भी जो प्रॉपर्टी है वो उसको मिल जाए, ठीक है। तो ये राइट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं सेल कंप्लीट होने से पहले और सेल कंप्लीट होने के बाद बायर और सेलर की, जो कि हमें सेक्शन 55 के अंदर दी गई है। यहाँ पे अगर आपको एक प्रॉब्लम दूँ जिसका आप सोल्यूशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर आपको ठीक लगता है तो, यहाँ तक अगर आप पहुँचे हो तो। मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल किया जाता है एक लैंड से रिलेटेड, और वो इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट उब्रेमी फिडेस, but the seller is under an obligation to disclose latent defect of which he is aware। दोबारा पढ़ता हूँ, ये एक इसके ऊपर आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है। ये सेक्शन 55 में से आपको इसका आंसर मिलेगा। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ लैंड इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट उबेरेमी फिडिस बट द सेलर इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज लेटेंट डिफेक्ट ऑफ विच ही इज अवेयर, ठीक है। तो सेक्शन 55 जो मैंने अभी आपको पढ़ाया इसमें से आपको उसका जवाब देना होगा। अब हम आते हैं मॉर्टगेज के ऊपर, ठीक है। मॉर्टगेज के ऊपर आते हैं कि मॉर्टगेज क्या होता है और कौन से सेक्शंस में दिया गया। तो सेक्शन 58 से जो है हमारे यहाँ पे बेसिकली चीज़ें कवर होती हैं, जैसे जहाँ पे हमें काइंड्स ऑफ मॉर्टगेजेस पता चलती हैं। 6 काइंड की मॉर्टगेजेस होती हैं। तो मॉर्टगेज का मतलब क्या होता है, तो जब हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे मॉर्टगेज पे पहुँचे हैं। अब मॉर्टगेज जो होता है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। मॉर्टगेज जो है सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। और जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अंदर प्लेजेस दी गई हैं मूवेबल्स के लिए, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए मॉर्टगेज होगा, मूवेबल्स के लिए क्या होगा, प्लेज। मॉर्टगेज हमें टीपीए में मिलता है और प्लेज हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मिलता है। तो मॉर्टगेज के अंदर हम क्या करते हैं, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर जो इंटरेस्ट होता है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। कोई स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर जो इंटरेस्ट होता है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, किस चीज़ के लिए, पेमेंट को सिक्योर करने के लिए। जैसे हमने किसी को कोई मनी एडवांस दी ना, तो उसके बदले उसकी कोई प्रॉपर्टी रख ली हमने कि भाई जब तू मेरे पैसे दे देगा तो प्रॉपर्टी वापस ले लिया। तो इसी को हम मॉर्टगेज बोलते हैं कि अगर तूने पैसे नहीं दिए तो फिर अलग अलग टाइप की मॉर्टगेज होती है कि मैं इसको बेच के पैसा निकाल लूँगा या फिर इसको रेंट पे दे के पैसा निकाल लूँगा, वो सब चीज़ें की जाती हैं। तो मतलब कि हम अपने पेमेंट को सिक्योर करने के लिए किसी की कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर राइट ले लेते हैं, कोई स्पेसिफिक राइट ले लेते हैं, ठीक है। इसी को हम मॉर्टगेज बोलते हैं। तो मॉर्टगेज के अगर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देखो तो 3 चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई कि एक तो ट्रांसफ़र ऑफ एन इंटरेस्ट किया जाता है, किसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर किया जाता है, और किस लिए किया जाता है, अपने डेप्ट्स को सिक्योर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो व्यक्ति ट्रांसफ़र करता है प्रॉपर्टी को उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्टगेजर बोलते हैं, और जिसको ट्रांसफ़र किया जाता है उसको हम मॉर्टगेजी बोलते हैं। और जो मनी जिसके लिए ये ट्रांसफ़र किया गया है, जो प्रिंसिपल मनी और इंटरेस्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्टगेज मनी बोलते हैं। और जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, अगर हमने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया है जिससे हमने मॉर्टगेज की है, उसको हम क्या बोलेंगे, मॉर्टगेज डीड बोलेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब सेक्शन 58 के अंदर ये हमें 6 तरीके की वो बता रखी हैं, मॉर्टगेजेस बता रखी है। कौन कौन सी 6 तरीके की मॉर्टगेजेस बता रखी हैं, सिंपल मॉर्टगेज,
मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, थर्ड यूसुफैक्चरी मॉर्गेज, फोर्थ इंग्लिश मॉर्गेज, फिफ्थ मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स और सिक्स्थ एनोनिमस मॉर्गेज। ठीक है, कौन कौन सी छह हैं? सिंपल, कंडीशनल, यूसुफैक्चरी, इंग्लिश मॉर्गेज और मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स और एनोनिमस मॉर्गेज। अब ये क्या होती है हम इनको एक एक करके समझते हैं शॉर्ट के अंदर। सबसे पहले हम देखें सिंपल मॉर्गेज क्या होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी होती है ना, जिसको मॉर्गेज रखा जा रहा है, जिसको गिरवी रखा जा रहा है, उसकी डिलीवरी नहीं की जाती मॉर्गेजी को। ठीक है, वो सिर्फ गारंटी दी जाती है मॉर्गेजर के द्वारा कि वो अपने आप को बाइंड करता है पर्सनली कि मैं मॉर्गेज मनी पे कर दूंगा। ठीक है, और अगर वो फेल कर जाता है पे करने में कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कि मैं जो अमाउंट पे करूंगा, तो यहाँ पे मॉर्गेजी को ये राइट मिल जाता है कि वो मॉर्गेज जो प्रॉपर्टी है जो कि मॉर्गेजर के पास ही रखी हुई है, उस प्रॉपर्टी को बेच के जो भी पैसा आएगा उससे जो अपना अमाउंट है मॉर्गेज मनी है वो मैं अपने आप को पे कर लूँगा। इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल मॉर्गेज बोलते हैं। मतलब कि हमने ट्रांसफ़र जो प्रॉपर्टी का पोजीशन है वो ट्रांसफ़र नहीं किया, लेकिन गारंटी दे दी कि अगर मैं नहीं दे पाया ना तो ये प्रॉपर्टी बेच के मैं तेरा पैसा वापस करूँगा। ठीक है, दूसरा जो मैंने आपको बताया था मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। यहाँ पे क्या होता है कि जो मॉर्गेजर होता है ना वो ऑस्टेंसिबली अपनी प्रॉपर्टी बेच देता है मॉर्गेजी को। ऑस्टेंसिबली मतलब कि अभी रियल ओनर वही है लेकिन उसने प्रॉपर्टी बेच दी मॉर्गेजी को, और कंडीशन रखता है कि ये जो सेल मैंने किया ना जो अभी ऑस्टेंसिबल है एब्सोल्यूट हो जाएगी अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाया इस दिन तक। एक सर्टेन डेट दे देता है, और अगर उस दिन तक वो पेमेंट नहीं कर पाता तो अब ये प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्गेजी की हो जाती है। मतलब कि ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्लोज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और अगर वो पेमेंट कर दी गई, ठीक है, अगर वो पेमेंट कर दी गई तो ये जो ऑस्टेंसिबल सेल की थी ये क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी अगर वो पेमेंट कर दी गई। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि ये जो बायर है जिसने मतलब कि जो मॉर्गेजी है वो प्रॉपर्टी वापस ट्रांसफर कर देगा सेलर को अगर वो पेमेंट कर देता है तो ये क्या है? मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल है। ठीक है, और फिर तीसरी जो हमने पढ़ी वो क्या पढ़ी? यूसुफैक्चरी मॉर्गेज। क्या नाम है? मॉर्गेज। अब इसके अंदर क्या होता है कि क्या करते हैं, जैसे जो मॉर्गेजर है ना वो अपनी प्रॉपर्टी जो है, जैसे ए है उसने अपनी प्रॉपर्टी बी के पास गिरवी रख दी कि अगर जैसे इसने 1 लाख रुपए दिए थे इसको, ए ने अपनी प्रॉपर्टी इसके पास रख दी। अब जो बी है ना वो क्या कर सकता है कि ये जो प्रॉपर्टी इसके पास रखी गई थी जो इससे रेंट या प्रॉफिट जो आ रहे हैं ना वो यूज़ कर सकता है किस चीज़ के लिए? जो अमाउंट पे किया था और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट है, इन दोनों को पे करने के लिए। मतलब कि जैसे कि इससे 10,000 रुपये मंथली रेंट आ रहा है और इसने 1 लाख दिए थे, तो अब जैसे पहले महीने का रेंट इसने अपने पास रख लिया तो अब अमाउंट कितना ड्यू रह जाएगा? 90,000। ऐसे ही अगले महीने कितना रह जाएगा? 80,000। तो इसलिए इस तरीके से जो अमाउंट इससे रेंट्स या प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो अपने अमाउंट को पे करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? यूसुफैक्चरी मॉर्गेज बोलते हैं। फिर हमने पढ़ी थी कौन सी? इंग्लिश मॉर्गेज। हमने इन सभी टॉपिक्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया तो वो वाली वीडियोस देख सकते हो। अब इंग्लिश मॉर्गेज के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो मॉर्गेजर होता है मतलब जो प्रॉपर्टी अपनी गिरवी रख रहा है वो अपने आप को बाइंड कर लेता है कि वो मॉर्गेज मनी को रीपे करेगा एक सर्टेन डेट तक। जैसे उसने एक डेट फिक्स कर ली, उस दिन तक वो उसको रीपे कर देगा। और जो प्रॉपर्टी होती है वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो मतलब उसने जो प्रॉपर्टी है जिसको वो गिरवी रख रहा है उसको एब्सोल्यूटली दे देता है मॉर्गेजी को। लेकिन उसके अंदर एक प्रोविजो लगा देता है जब वो एग्रीमेंट कर रहे होते हैं कि ये जो मॉर्गेजी है ये रीट्रांसफर कर देगा इस प्रॉपर्टी को जब उसकी पेमेंट हो जाएगी, जब वो पेमेंट कर देगा। तो मतलब कि एक तरीके से इसको प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली बेच दी गई। अभी कंडीशनल सेल में एब्सोल्युटली नहीं बेची थी, इंग्लिश सेल में एब्सोल्युटली बेच दी गई, लेकिन अगर वो पेमेंट कर देता है तो उसको वो प्रॉपर्टी रीट्रांसफर की जाएगी, मतलब कि वापस से उसको बेची जाएगी वो प्रॉपर्टी। तो ये होता है इंग्लिश मॉर्गेज के अंदर। तो हमने कौन कौन सी देख ली? हमने देखी सिंपल, कंडीशनल, यूसुफैक्चरी और इंग्लिश मॉर्गेज। अब हम देखेंगे मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड और एनोनिमस मॉर्गेज। अब ये जो होती है ना हमारी अगली कौन सी? डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है इंडिया में। ये ऑफिशियल गजट के अंदर गवर्नमेंट निकालती है वहीं पे एप्लीकेबल होती है। और बेसिकली जो शुरू में बताया गया था कि ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगी, एक तो कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, और बाकी स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगी ऑफिशियल गजट में निकाल के। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख रहा है ना वो क्या करता है, सिर्फ जो प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं
जो टाइटल डीड होती है वो उसके पोजीशन में दे देते हैं। मतलब कि एक डेप्ट होगा और जो मॉर्गेजर है वो अपनी टाइटल डीड मॉर्गेजी को दे देगा, जिससे कि जो उसकी पेमेंट है वो सिक्योर हो जाएगी कि पेमेंट नहीं हुई तो मेरे पास तेरे पेपर्स हैं। ठीक है, इतना सा होता है डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। ये इंडिया के अंदर हर एक जगह एप्लीकेबल नहीं होता कि आप किसी भी जगह बैठ के डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड कर रहे हो तो वहाँ पे आप कोर्ट में जाके फिर आप अपना राइट नहीं मांग पाओगे। ठीक है, फिर आती है हमारे पास आखिरी टाइप की एनोमलस मॉर्गेज, जो कि ना ही सिंपल मॉर्गेज होती है, ना ही कंडीशनल सेल की होती है, ना ही यूसुफ्रुक्चरी होती है, ना ही इंग्लिश होती है, ना ही डिपॉजिट ऑफ टाइटल होती है। ये मिली जुली होती है एक तरीके से। ठीक है, इनमें से आप किसी किसी के फीचर्स उठा के डाल दो तो इस तरीके की अगर आप कोई मॉर्गेज कर रहे हो तो क्या है, एनोमलस मॉर्गेज कहलाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने देखी। बाकी इनके कैरेक्टर्स वगैरह देख सकते हो कि किसके क्या होते हैं, कि किसके अंदर पोजीशन दिया जाता है, किसमें नहीं दिया जा सकता, तो ये एग्जाम में वो आपसे पूछ लेता है। तो ये डिटेल वीडियोस में आप देख सकते हो। उसके बाद हम आते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, राइट ऑफ रिडेम्पशन, जो इसी से रिलेटेड है। सेक्शन 60 के अंदर दिया गया हमें रिडेम्पशन का राइट। ठीक है, अब राइट ऑफ रिडेम्पशन जो सेक्शन 60 के अंदर दिया गया है, ये किसके पास राइट होता है, मॉर्गेजर के पास राइट होता है। मॉर्गेजर कौन होता है, जो अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखता है, मतलब कि पैसा लेता है और अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेजी के पास रखता है। तो इसके पास 6 राइट्स हैं जो सेक्शन 60 इसको देता है। ठीक है, ये राइट्स क्या क्या है, एक तो राइट टू रिडेम्पशन की भाई पैसा दे के अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकता है। ठीक है, दूसरी चीज वो क्या कर सकता है, राइट ऑफ ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी इंस्टेड ऑफ रीट्रांसफरेंस टू हिमसेल्फ। जैसे कि ए ने बी के पास प्रॉपर्टी रखी थी 1 लाख के बदले, ए ने इसका 1 लाख वापस किया, तो ये प्रॉपर्टी खुद वापस लेने के बजाय ये किसी तीसरे व्यक्ति के नाम पे ट्रांसफर करा सकता है। तीसरी चीज इसके पास क्या राइट होगा, राइट टू इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की, जो भी डॉक्यूमेंट्स इसके थे वो उसको प्रोड्यूस करके और इंस्पेक्ट कर सकता है। चौथा राइट, राइट टू एक्सेशन। पांचवा राइट, राइट टू ग्रांट अ लीज। और आखिरी राइट जो छठा राइट है, राइट टू रीजनेबल वेस्ट। तो ये सारे राइट सेक्शन 60 के अंदर किसको मिलते हैं, मॉर्गेजर को मिलते हैं, जिसने प्रॉपर्टी गिरवी रखी है अपनी। और यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास एक सामने आती है, वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज, सेक्शन 60 के हिसाब से, कि एक बार जो चीज़ मॉर्गेज है वो हमेशा मॉर्गेज ही है। मतलब कि जो राइट ऑफ रिडेम्पशन है किसका, मॉर्गेजर का, वो उसके पास हमेशा रहता है। अगर वो उसकी जो पेमेंट है, मॉर्गेज की जो पेमेंट है वो कर देता है, तो उसके पास ये राइट हमेशा रहता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस से रिडीम कर सके। ये राइट ना ही उससे मॉर्गेजी छीन सकता है, ना ही मॉर्गेजर इस राइट को छोड़ सकता है। लेकिन जो राइट ऑफ रिडेम्पशन है ये एक्सटिंग्विश हो जाता है 2 कंडीशन में, बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। कब, जब मॉर्गेजर अपनी वो प्रॉपर्टी जो मॉर्गेजर जो है अपनी प्रॉपर्टी बेच देता है तो ये राइट खत्म हो जाता है। और दूसरी बात, कोर्ट के ऑर्डर से, मतलब कि जैसे फोरक्लोजर का सूट किया, फोरक्लोजर का सूट मतलब कि जब्त करने का सूट मॉर्गेजी ने किया कि ये प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए क्योंकि ये मेरा डेप्ट पे नहीं कर पा रहा। तो जहां पे जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो राइट ऑफ रिडेम्पशन खत्म हो जाएगा, या फिर बाय द एक्ट ऑफ पार्टी जब मॉर्गेजर जो है अपनी इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन को बेच देता है तो उसका राइट वो खत्म हो जाता है। अब रिडेम्पशन के इफेक्ट क्या होते हैं, सेक्शन 60, 60A, सेक्शन 62, सेक्शन 64 इनके अंदर दिए गए हैं, 63 में भी दिया गया है, तो इनको आप हल्का सा देख लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मॉर्गेजर है सेक्शन 60 और 62 के अंदर देखोगे तो वो क्या बोलता है कि जो मॉर्गेजर है वो क्या करेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वापस करेगा, और जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसका पोजीशन वापस करेगा टू द मॉर्गेजर। मतलब जो मॉर्गेजी है वो जो भी डॉक्यूमेंट्स उसने लिए थे उस प्रॉपर्टी के और जो भी पोजीशन लिया था प्रॉपर्टी का वो वापस करेगा किसको, मॉर्गेजर को। ठीक है, ये पहला राइट है रिडेम्पशन का, मतलब रिडेम्पशन जब होगी तो वो चीज़ें वापस करेगा। दूसरी चीज़ जो सेक्शन 60A के अंदर दे रखी है कि जो मॉर्गेजर है वो मॉर्गेजी से ऐसा करवा सकता है कि वो रीट्रांसफ़र कराने के अलावा कि भाई मेरे को वापस की जाए प्रॉपर्टी, वो ये कर सकता है कि इसको असाइन कर दिया जाए किसी थर्ड पर्सन को। ठीक है, भाई मैंने तीसरे व्यक्ति के पैसे देने थे तो उसको दे दे प्रॉपर्टी, मेरे को मत दे। तो ये सेक्शन 60A के अंदर दिया गया, बाद में ऐड किया गया था सेक्शन। ऐसी सेक्शन 63, 63A और 64 के अंदर दिया हुआ है क्या, कि जैसे एक्सेशंस टू द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, इंप्रूवमेंट्स मेड देयर ऑन एंड एनी रिन्यूड मॉर्गेज लीज। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं भी समझोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ तक हमारे टॉपिक्स खत्म हो गए। अब हम आते हैं एक सेक्शन 91 को और देख लेते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है। फिर हम देखेंगे मार्शलिंग, मार्शलिंग एंड कंट्रीब्यूशन जो सेक्शन 81 और 82 के अंदर दिया गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब हु कैन स्यू फॉर रिडेम्पशन,
तो 3 कैटेगरीज दी गई हैं जो व्यक्ति रिडेम्पशन के लिए सूट कर सकते हैं सेक्शन 91 के अंदर। पहला, एनी पर्सन मॉर्गेजी के अलावा। कौन? एनी पर्सन मॉर्गेजी के अलावा जिसका कोई इंटरेस्ट है या चार्ज है उस प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है, द प्रॉपर्टी मॉर्गेज राइट टू रिडीम द सेम, तो वो व्यक्ति कर सकता है। दूसरा, कोई भी जो श्योरिटी है, जो कि मॉर्गेज डेब्ट के लिए जो श्योरिटी बनाता है वो कर सकता है, ठीक है। और तीसरा, कोई भी क्रेडिटर कर सकता है मॉर्गेजर का। जैसे सी को ए ने पैसे देने थे, ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी के पास गिरवी रखी थी, तो यहाँ पे जो सी है वो भी आके सूट कर सकता है रिडेम्पशन के लिए बी के पास कि भाई इसने तेरा पैसा दे दिया, तू अब मेरे को ये प्रॉपर्टी दे दे क्योंकि इसने मेरा पैसा देना था, ठीक है। ये 3 लोग जो होते हैं वो रिडेम्पशन के लिए सूट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मार्शलिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है। मार्शलिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि हमें सेक्शन 81, 82 इन सब के अंदर दिया गया है, तो यहाँ पे ना हमें सेक्शन 56 को भी देखना होगा मार्शलिंग कॉन्ट्रीब्यूशन के वक्त। देखिए सेक्शन 56 है ना, वो क्या बोलता है कि जैसे हमने जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ और सेक्शन 81 दोनों में डिफरेंस भी समझ आ जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके पास 3 प्रॉपर्टी है एक्स वाई जेड, ठीक है। अब ये जो 3 प्रॉपर्टीज़ है ना, ये इन प्रॉपर्टीज़ को गिरवी रखता है बी के पास। कितने रुपए के लिए? मान लीजिए 50,000 रुपये के लिए कि भाई मैंने तेरे 50,000 रुपये देने हैं, मतलब तूने मेरे को 50,000 रुपये दिए हैं तो मेरी ये प्रॉपर्टी गिरवी रख ले, अगर मैं नहीं दे पाता तो इनको बेच के पैसे ले लियो। यही होता है ना मॉर्गेज जो भी हमने समझा। अब इतने में क्या करता है कि इसमें से ना ये जेड प्रॉपर्टी, ये जो है जेड प्रॉपर्टी क्या करता है, सी को बेच देता है। तो ये कंडीशन आ जाएगी सेक्शन 56 के अंदर। अगर इस प्रॉपर्टी को ये आगे सी को मॉर्गेज कर देता है तो ये आ जाएगा सेक्शन 81 में। तो जब अगर सेल कर दिया तो 56, मॉर्गेज कर दिया तो 81। अब सेक्शन 56 को अगर हम देखें तो ये बोलता है अगर ये जो प्रॉपर्टी आगे सी को इसने सेल कर दी, ठीक है, तो यहाँ पे सी के पास सेक्शन 56 के हिसाब से जो मार्शलिंग का राइट है वो ये बोलता है कि ये जो सी है ना, ये इसको बी के जाके इंजिस्ट करे कि अगर जैसे 50,000 रुपये जब वो अपने वसूल कर रहा है क्योंकि ए उसके पैसा नहीं दे पाया, तो उसने क्या करेगा कि ये प्रॉपर्टी बेचेगा XYZ प्रॉपर्टी। तो सी जो है बी को जाके इंजिस्ट करेगी पहले ना अपने 50,000 रुपये तू एक्स और वाई प्रॉपर्टी से निकालियो, अगर कुछ पैसा बच जाता है तब इस प्रॉपर्टी पे आई हो। तो मान लीजिए कि जैसे 50,000 रुपये लेने थे, इन दोनों प्रॉपर्टी से उसके 45,000 रुपये निकल गए। अब ये इसके पास राइट है कि इस जेड प्रॉपर्टी से अपने बाकी 5,000 रुपये निकाल सकता है। तो मार्शलिंग के अंदर एक तरीके से इसके पास ये राइट आ रहा है कि ये इसको जाके इंजिस्ट करे कि पहले तो दूसरी प्रॉपर्टी से पैसा निकाल, अगर नहीं निकलता तब तू मेरी प्रॉपर्टी पे आइए जो उसने मेरे को बेची है। तो ये इतनी सी बात इसके अंदर बताई गई है। और यही सेम चीज़ सेक्शन 81 के अंदर भी एप्लीकेबल हो जाती है कि अगर जैसे ये प्रॉपर्टी सी के पास गिरवी रख दी थी और बी अपनी प्रॉपर्टी छुड़वाने मतलब अपना पैसा निकलवाने आता है, तो सी बी को इंजिस्ट कर सकता है कि पहले एक्स और वाई से निकाल, उसके बाद इस प्रॉपर्टी पे आई हो, ठीक है। तो ये चाहे परचेजर हो चाहे सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी हो, दोनों के पास ये राइट रहता है, ठीक है, मार्शलिंग का। तो अगर हम सेक्शन 82 को देखें तो वो क्या बोलता है कि जैसे मान लीजिए कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, उनके पास एक प्रॉपर्टी है और उन्होंने वो डी के पास गिरवी रख दी। अब ए जो है बी और सी जो है वो पैसा नहीं दे पा रहे डी का, तो ए जो है डी का पैसा दे देता है। तो अब ए जो है बाद में बी और सी से पैसा रिकवर कर सकता है, ठीक है। पहले तो ये बात बता दी अगर पैरा 1 पढ़ोगे। पैरा 2 बोलता है जैसे ए जो है उसने बी प्रॉपर्टी सी के पास गिरवी रखी, ठीक है, और ए के पास एक और प्रॉपर्टी थी जिसका नाम था डी, उसने वो प्रॉपर्टी ई के पास गिरवी रखी और साथ साथ बी प्रॉपर्टी भी गिरवी रख दी। तो इस सेक्शन के हिसाब से ये बोलता है कि ये जो है ना, इसको बोल सकता है कि भाई ये प्रॉपर्टी में ना मेरा इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है। तो पहले ना जब तू अपना पैसा निकालेगा, अगर तेरा ए पैसा नहीं दे पाता तो प्रॉपर्टी जब तू बेचेगा तो पहले ना डी से निकालियो, उसके बाद फिर बी प्रॉपर्टी पे आइयो, जैसे हमने अभी मार्शलिंग में देखा था, ठीक है। तो ये टॉपिक आई होप आपको समझ आ गया हो। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 92 के ऊपर, जो अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर हमें क्या दिया गया है, राइट ऑफ सब्रोगेशन दिया गया है। क्या दिया गया है? राइट ऑफ सब्रोगेशन दिया गया। तो सेक्शन 92 जो है हमारे इस बारे में बात करता है। मैंने अभी आपको पहले बताया था इस टॉपिक से पहले, सेक्शन 91 के अंदर हमें 3 व्यक्ति बताए गए थे जो स्यू कर सकते हैं रिडेम्पशन के लिए। कौन कौन? कोई भी व्यक्ति जिसका कोई इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी के अंदर, मॉर्गेजी को हटा के कोई भी व्यक्ति जिसका इंटरेस्ट है या जिसका चार्ज है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा, कोई भी श्योरिटी जो कि उस मॉर्गेज डेट के लिए श्योरिटी बना था। तीसरा, कोई भी क्रेडिटर हो गया उसके अंदर, ठीक है, जो थर्ड पर्सन है, मतलब कि जिसने पैसा लेना था मॉर्गेजर से वो। तो ये 3 लोग जो है सूट कर सकते हैं, सू फॉर रिडेम्पशन कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो यहाँ पे सेक्शन 92 के अंदर बोलता है कि कोई भी पर्सन जो हमें सेक्शन 91 के अंदर दिया गया है मॉर्टगेजर के अलावा, और कोई भी को मॉर्टगेजर जो है, तो वो क्या करेगा जब प्रॉपर्टी को रिडीम करेगा, जो भी प्रॉपर्टी को जब वो रिडीम करेगा, हैव सो फॉर एज रिगार्ड रिडम्पशन, फोरक्लोजर और सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी द सेम राइट्स एज द मॉर्टगेजी हुज मॉर्टगेज हैज बीन रिडीम मे हैव अगेंस्ट द मॉर्टगेजर और एनी ऑफ द अदर मॉर्टगेजी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो देखिए बेसिकली क्या होता है, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए जैसे हमने समझा कि ए जो अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख रहा है बी के पास, ठीक है, बी ने इसको ए को एक अमाउंट पे किया होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया सेक्शन 91 के अंदर 3 लोग स्यू कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके की सब्रोगेशन आ जाती है, एक लीगल आ जाती है, कन्वेंशनल आ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ए ने बी का अमाउंट वापस पे करना था, ये अमाउंट ए जो है पे नहीं कर पाता, इसके अलावा कोई तीसरा व्यक्ति आके पे करता है, जैसे सी पे करता है, तो सी जो है अब बी की प्लेस पे आ जाएगा, मतलब कि सी जो है मॉर्टगेजी बन जाएगा, उसके पास बी के सारे राइट आ जाएंगे। ये होता है हमारा सब्रोगेशन, ठीक है। अब जब सब्रोगेशन होता है तो मैंने आपको बताया 2 तरीके का है, लीगल और कन्वेंशनल। अब लीगल जो है वो भी 4 तरीके का होता है। लीगल कैसे होता है, एक होता है सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी, मतलब कि मैंने आगे ये प्रॉपर्टी जैसे एक तो बी के पास गिरवी रखी थी, मैंने आगे सी के पास भी इसको गिरवी रखी हुई थी, तो सी क्या करेगा, अपना अमाउंट तो उसको भी लेना ही लेना है, लेकिन वो बी का अमाउंट पे करके पूरे प्रॉपर्टी का मॉर्टगेजी बन जाएगा। तो ये हो गया फिजाइन मॉर्टगेजी जिसको हम बोलते हैं। तो सब्सिक्वेंट मॉर्टगेजी जिसने पूरा अमाउंट पे करके खुद ही पूरा मॉर्टगेजी बन गया, ठीक है। एक होता है को मॉर्टगेजर, जैसे कि 2 मॉर्टगेजर थे, तो जैसे ए और बी 2 मान लीजिए, इसके साथ एक डी और मॉर्टगेजर था जिसने वो प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी, तो ये क्या करता है, ये भी इसका अमाउंट पे करता है और इसकी जगह पे आ जाता है और मॉर्टगेजी बन जाता है। एक ये हो गया को मॉर्टगेजर जिसको हम बोलते हैं। एक होता है मॉर्टगेजर श्योरिटी, जैसा मैंने आपको सेक्शन 91 में भी बताया था कि जो जिसने श्योरिटी ली थी कि अगर ये ए अगर अमाउंट पे नहीं कर पाया तो मैं अमाउंट पे कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये अमाउंट पे कर देता तो ये भी मॉर्टगेजी की प्लेस पे आ जाएगा। और एक होता है कौन, परचेजर ऑफ इक्विटी ऑफ रिडम्पशन, जो कि ये राइट को जो खरीद लेता है रिडम्पशन के राइट को, वो भी जो है मॉर्टगेजी की जगह पे आ जाएगा। और एक होता है कन्वेंशनल टाइप से सब्रोगेशन करना। उसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति होता है इनमें से, जैसे जो बताया इनमें से कोई नहीं होता, कोई और व्यक्ति होता है, तीसरा व्यक्ति, वो इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर मैं तेरा अमाउंट पे कर दूंगा तो मैं जो है बी की जगह पे आ जाऊंगा, मतलब कि मैं मॉर्टगेजी की जगह पे आ जाऊंगा। तो यहाँ पे इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि इसकी इंटेंशन थी अगर मैं इसका पैसा पे कर दूंगा तो मैं मॉर्टगेजी की जगह पे आ जाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो ये क्या है, कॉन्वेंशनल सब्रोगेशन है। तो ये होता है हमारा सब्रोगेशन का कंसेप्ट। फिर हम आते हैं लीज एंड लाइसेंस के कंसेप्ट के ऊपर, जो हमें सेक्शन 105 से लेके कहाँ तक दिया गया है, सेक्शन 117 तक दिया गया है, लीज एंड लाइसेंस। अब लीज का मतलब क्या होता है, एक जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं, सिर्फ क्या ट्रांसफर करते हैं, उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट ट्रांसफर करते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं कि हमने लीज पे दी है वो प्रॉपर्टी। और वो जो हम एंजॉय करने का राइट ट्रांसफर करते हैं ना, वो हम एक सर्टेन टाइम के लिए करते हैं। अब वो सर्टेन टाइम एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, या फिर परपेचुइटी के लिए भी दे सकते हैं। और यहाँ पे हम कंसिडरेशन लेंगे और वो कंसिडरेशन प्राइस में होगा। प्राइस जो है वो हो सकता है कि अभी आपको पूरा मिल गया हो, या फिर प्रॉमिस किया जाता है कि बाद में पूरा दिया जाएगा, या फिर पार्टली प्रॉमिस या पार्टली पेड भी हो सकता है। और यहाँ पे आपको बदले में क्रॉप्स, सर्विस, किसी और चीज़ की, ये सब चीज़ें भी मिल सकती हैं। तो ये क्या है, लीज होता है। ये हमें कौन से सेक्शन में समझाया गया, सेक्शन 105 के अंदर समझाया गया। तो यहाँ पे हमारे पास 4 इंग्रेडिएंट्स आते हैं लीज के अंदर। वो क्या क्या होते हैं, सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ राइट किया जाता है। किस चीज़ का राइट ट्रांसफर किया जाता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का राइट दिया जाता है, ठीक है। और ये जो राइट दिया जाता है या तो एक सर्टेन टाइम के लिए दिया जाता है, या फिर परपेचुइटी मतलब कि अनलिमिटेड टाइम के लिए दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो कंसिडरेशन लिया जाता है, या तो वो प्रीमियम बोला जाएगा उसको, या फिर रेंट बोला जाएगा। तो या फिर दोनों चीज़ें भी ली जा सकती है, प्रीमियम या रेंट, कुछ भी बोल लो आपको। और चौथी बात कि ये जो ट्रांसफ़र किया गया, ये ट्रांसफरी के द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा कि हाँ मैं इस प्रॉपर्टी को लीज के ऊपर लेता हूँ, इसी को हम लीज बोल देते हैं। अब हमारे साथ एक होता है एग्रीमेंट फॉर लीज। तो जैसे मैंने आपको एग्रीमेंट टू सेल बताया था ना, ऐसी एग्रीमेंट टू लीज होता है, जहाँ पे हम कंडीशंस रखते हैं कि ये होंगी तो ये आपका लीज बन जाएगा। तो एग्रीमेंट टू लीज और लीज में क्या डिफरेंस होता है, जो लीज होता है वो राइट इन रेम क्रिएट कर देता है, ठीक है। लेकिन जो एन एग्रीमेंट टू लीज होता है, ये इस तरीके का कोई राइट क्रिएट अभी नहीं करता। और जो लीज होता है ये एज अ ट्रांसफर ऑपरेट करता है, ठीक है, ट्रांसफर मान लिया जाता है। लेकिन एग्रीमेंट टू लीज जो है वो अभी ट्रांसफर ऑफ राइट नहीं माना जाता। जो एंजॉयमेंट का राइट है वो भी वो इमीडिएट इफेक्ट से नहीं माना जाता।
और जो लीज होता है वो लैंडलॉर्ड जैसा रिलेशन क्रिएट कर देता है, मतलब लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशन क्रिएट कर देता है, लेकिन एग्रीमेंट टू लीज ऐसा कोई रिलेशन अभी क्रिएट नहीं करता, ठीक है। फिर सेक्शन 106 को अगर हम देखें तो वो बताता है ड्यूरेशन ऑफ लीज के बारे में। तो मतलब कि मान लीजिए अगर तो कोई लोकल यूसेज या उस तरीके से कोई चीज़ चलती है, आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख ली तो उतने ड्यूरेशन की लीज होगी। अदरवाइज अगर आपने इस तरीके की चीज़ नहीं लिखी है, लोकल लॉ में नहीं है, तो फिर आपको इस सेक्शन के हिसाब से आना पड़ेगा। तो एक जो लीज होगी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, अगर वो एग्रीकल्चर पर्पस की है या मैन्युफैक्चरिंग पर्पस की है, तो कितने टाइम की मानी जाएगी वो? लीज फ्रॉम ईयर टू ईयर होगी, मतलब कि हर एक ईयर टू ईयर मानी जाएगी वो, या फिर टर्मिनेबल ऑन पार्ट ऑफ ईदर लीजर और लीजी की, दोनों में से कोई भी उसको टर्मिनेट कर सकता है, या फिर मानी जाएगी बाय 6 मंथ्स नोटिस एक्सपायरिंग विद द एंड ऑफ ईयर ऑफ लीनियंसी। तो ये 3 तरीके की होगी, या तो ईयर टू ईयर होगी, या फिर टर्मिनेबल होगी, मतलब खत्म की जा सकती है लीजर या लीजी के द्वारा, या फिर 6 महीने का नोटिस दिया जाएगा ईयर के एंड होने पर, ठीक है। तो फिर ये 3 तरीके से होती है, किसके अंदर? एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग पर्पस में। और अगर ये किसी और पर्पस के लिए है तो वो ईयर टू ईयर नहीं होगी, कौन सी होगी? मंथ टू मंथ होगी, या फिर वो टर्मिनेट की जा सकती है लीजर या लीजी के द्वारा, या फिर 15 दिन के नोटिस पे खत्म की जा सकती है मंथ एंड होने पे। वहाँ पे ईयर एंड होने के 6 महीने पे थी, यहाँ पे 15 दिन पे थी। तो ये 2 तरीके होते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ लीज क्या होगा, ईयर टू ईयर, मंथ टू मंथ, या टर्मिनेबल, या 6 मंथ का या 15 दिन का नोटिस देना होगा। ये जो सेक्शन था ना, ये 2002 के अंदर अमेंड किया गया था, ठीक है। और जहाँ पे पीरियड ऑफ नोटिस को जो मेंशन किया गया ना, ये क्लैरिफाई किया गया था कि ये कब से कमेंस होगा। तो ये कमेंस होगा डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ नोटिस से कमेंस होगा, ये जो पीरियड है, ठीक है। और मान लीजिए कि आपने नोटिस में कोई शॉर्टर पीरियड भी मेंशन किया है, जो भाई खाली करने का कोई शॉर्टर पीरियड भी मेंशन किया है, तो वो भी मान लिया जाएगा। तो ये हमें दिया गया है, नहीं मैंने क्या बोला कि अगर कोई शॉर्टर पीरियड मेंशन किया गया है नोटिस के अंदर, अच्छा ठीक है, तो अगर कोई शॉर्टर पीरियड मेंशन किया गया है, एज लॉन्ग एज द सूट और प्रोसीडिंग इज फाइल्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड स्टिपुलेटेड, द नोटिस वुड नॉट बी इनवैलिड। तो वो हाँ, तो वो जो नोटिस है वो इनवैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा ड्यूरेशन ऑफ लीज की बात हो गई। उसके बाद किस तरीके से लीज बनाई जाएगी वो हमें सेक्शन 107 के अंदर दिया गया है। तो लीज जो है 2 मोड से बनाई जाती है, ठीक है। क्या? सबसे पहले तो लीज विच कैन बी मेड बाय रजिस्टर्ड डीड, ठीक है, जो रजिस्टर्ड डीड से बनाई जाएगी, जिसके अंदर लीज फ्रॉम ईयर टू ईयर, लीज फ्रॉम ईयर एक्सीडिंग 1 ईयर, या लीज रिजर्विंग अ ईयरली रेंट, या परमानेंट लीज। ये 4 तरीके की लीज बनेंगी जिस लीज को रजिस्टर किया जा सकता है, ठीक है। और ये सभी लीज कैसी हैं? कॉन्टिन्यूस लीज है। अगर मान लीजिए कि जो लीजर है वो उसको जो लीज है वो टर्मिनेट नहीं हो सकती बिना नोटिस दिए, अगर वो एंड ऑफ द ईयर के, मतलब जो ईयर टू ईयर लीज है ना, वो एंड नहीं हो सकती बिना लीज दिए। और जहाँ पे मैंने आपको बताया कि होल ईयर का रेंट रिजर्व किया जाता है, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ लीज रिजर्विंग ईयरली रेंट वाली लीज है, तो वहाँ पे मान लिया जाएगा कि वो भी ईयर टू ईयर वाली ही लीज है और उसको आपको रजिस्टर कराना होगा। और जहाँ पे मैंने आपको चौथी टाइप की लीज बताई थी, परमानेंट लीज, तो ये कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल होती है, ठीक है। और इसके अलावा जितनी भी लीज होंगी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, वो बनाई जा सकती है रजिस्टर इंस्ट्रूमेंट से भी और ऑरल एग्रीमेंट से भी। तो ईयरली हो गई, मतलब एक तरीके से साल से ऊपर वाली जो लीज होती है उसको आपको रजिस्टर कराना कंपलसरी होता है, उसके नीचे वाली को जरूरी नहीं होता, आप उसको ऑरली भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें राइट्स दिए गए हैं कि लीजी के क्या राइट्स होंगे, लायबिलिटीज़ क्या होंगी, इसी तरीके से लीज कब डिटरमाइन होगी। तो इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, सेक्शन 108 को आप पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है, उसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लीज अभी देखा कि लीज क्या होती है और कितने टाइप की लीज होती है। उसके बाद अगर हम आगे आएँ तो हमें ये भी समझना जरूरी है कि लीज और लाइसेंस में क्या फ़र्क होता है। और ये केस में भी बताया गया था, एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया वर्सेस आर.एन. कपूर AIR 1951 के केस के अंदर। इसमें बोला था कि एक जो लीज होती है वो एक प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कर देती है। लीज क्या करती है? एक प्रॉपर्टी के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट कर देती है, लेकिन जो लाइसेंस होता है वो कोई भी इंटरेस्ट पास नहीं करता किसी प्रॉपर्टी के अंदर, सिर्फ वो एक एक्शन को लॉफुल बना देता है कि अगर आप इस प्रॉपर्टी पे जाके ये काम करो तो वो लॉफुल है, आपको उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आप लाइसेंस नहीं लोगे और उस पर जाके ये एक्शन करोगे तो वो अनलॉफुल हो जाएगा, ठीक है। तो लीज के अंदर आपको राइट मिल रहा है, मतलब आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, लेकिन लाइसेंस के अंदर आपका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा। लीज जो होता है वो टेनेंट को एक्सक्लूसिव पोजीशन का राइट दे देता है कि वो उस प्रॉपर्टी का
पोजीशन ले ले, लेकिन जिस व्यक्ति के पास लाइसेंस है उसके पास ऐसा कोई राइट नहीं आता कि वो एक्सक्लूसिवली उस प्रॉपर्टी का पोजीशन ले ले। इस तरीके से काफ़ी सारे और डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि लीज जो होती है वो असाइनेबल होती है, आगे किसी को दी जा सकती है, ठीक है, जैसे सब लीज कर देते हैं, लेकिन लाइसेंस को आप सब आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते, सब लाइसेंस का ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। और जो लीज होती है वो रिवोकेबल नहीं होती, लाइसेंस जो होता है वो रिवोकेबल होता है, उसको बीच में ख़त्म किया जा सकता है। इस तरीके के काफ़ी सारे इसके अंदर डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। फिर हमने एक्सचेंज को, मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सचेंज क्या होता है सेक्शन 118 के अंदर, तो हमारा सेक्शन 118 से 121 के अंदर हमें एक्सचेंज बताया गया कि क्या होता है ना। तो एक्सचेंज आप अपने मन में एक बार रिवाइज कीजिए, जो मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 118 में डिफाइन करता है एक्सचेंज क्या होता है, कि जब दो पर्सन म्यूचुअली ट्रांसफ़र करते हैं ऑनरशिप किसी एक चीज़ के अंदर किसी दूसरी चीज़ की ऑनरशिप के बदले, मतलब इसने भी एक चीज़ की ऑनरशिप दी, इसने भी एक चीज़ की ऑनरशिप दी, उनके बीच में प्राइस इन्वॉल्व नहीं था, मनी इन्वॉल्व नहीं थी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एक्सचेंज बोल देंगे। और यही मैंने आपको सेल और एक्सचेंज के बीच में डिफरेंस भी बताया था। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है गिफ्ट का, जो हमें सेक्शन कौन से में कवर होता है, 122 से लेके और 129 के अंदर कवर होता है। उसके बाद हम एक्शनेबल क्लेम देखेंगे। तो 122 से 129 के अंदर हमारा गिफ्ट आता है। गिफ्ट क्या होता है, ये हमें चैप्टर 7 जो है हमारे, ये चैप्टर 7 है, ठीक है। तो गिफ्ट जो होता है ट्रांसफर किया जाता है किसी एग्जिस्टिंग मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को, जो कि वॉलेंटरली किया जाता है, ठीक है। कैसे किया जाता है, वॉलेंटरली किया जाता है, और यहाँ पे कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता। तो आप किसी एग्जिस्टिंग मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हो वॉलेंटरली, बिना किसी कंसिडरेशन के, और जो वो प्रॉपर्टी देता है उसको हम डोनर बोलते हैं। और ये चीज़ याद रखिएगा, एग्जिस्टिंग के लिए होगा, फ्यूचर प्रॉपर्टी के लिए नहीं होता। और जो ये प्रॉपर्टी देता है उसको हम डोनर बोलते हैं, और जिसको वो प्रॉपर्टी दी जाती है उसको हम डोनी बोलते हैं। और यहाँ पे ज़रूरी होता है कि जो व्यक्ति, जो डोनर है, जब वो डोनी को प्रॉपर्टी दे रहा है, डोनी उस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करे, ठीक है, या उसके बिहाफ पे कोई एक्सेप्ट करे। क्योंकि जब गिफ्ट डीड बनाई जाती है तो ये चीज़ ध्यान रखी जाती है कि जो डोनर है उसने वो गिफ्ट किया है और डोनी ने उसको एक्सेप्ट किया, आपको स्पेसिफिकली लिखना होगा। और ये जो एक्सेप्टेंस है, जो डोनी है अपनी लाइफ टाइम के अंदर उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और अगर अपने एक्सेप्टेंस से पहले वो मर जाता है, उस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करने से पहले वो मर जाता है डोनी, तो फिर जो गिफ्ट है वो वॉइड बन जाता है। तो एक तरीके से गिफ्ट क्या है, ग्रेट्यूटियस ट्रांसफर है, जिसके अंदर कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होता, और ये हमेशा एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी का होता है, फ्यूचर प्रॉपर्टी का नहीं हो सकता। तो हम अगर देखें तो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं एक गिफ्ट के, कि ट्रांसफर होना चाहिए एक प्रॉपर्टी का ऑनरशिप, प्रॉपर्टी जो है एग्जिस्टेंस के अंदर होनी चाहिए, वॉलेंटरली और विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए, और जो डोनी है उसको एक्सेप्ट करे जो भी प्रेस्क्राइब मैनर है उसके अंदर, तो वो गिफ्ट मान लिया जाता है। फिर सेक्शन 123 हमें बताता है कि क्या मोड होगा ट्रांसफर का, जो गिफ्ट है उसको क्या मोड होगा ट्रांसफर करने का, ठीक है। तो अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको आप गिफ्ट के तौर पर दे रहे हो, तो वहां पे आपको उसको रजिस्टर कराना जरूरी है और साइन भी होना चाहिए वो, ठीक है, डोनर के द्वारा, और कम से कम 2 विटनेस होने चाहिए जो उसको साइन करेंगे जब वो एग्जीक्यूट की जाएगी गिफ्ट डीड। और वहीं अगर मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट पे दी जा रही है तो दोनों चीज़ों की तरह दी जा सकती है, कि रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से भी दी जा सकती है और सिर्फ पोजीशन से भी दी जा सकती है। तो इमूवेबल के अंदर रजिस्टर होना जरूरी है, और मूवेबल के अंदर आप रजिस्टर करके भी दे सकते हो और सिर्फ डिलीवरी से भी दे सकते हो। अब गिफ्ट जो होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। तो जैसे कि आप बोल सकते हो, एक होते हैं वॉइड गिफ्ट्स, एक होते हैं ऑनरेस गिफ्ट्स, और ऑनरेस गिफ्ट्स टू डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स। तो वॉइड गिफ्ट्स कौन कौन से होते हैं, जो कि जैसे सबसे पहले हम देखो सेक्शन 6 जब हम पढ़ते हैं तो बोलता है कि अगर कोई अनलॉफुल पर्पस के लिए गिफ्ट दिया गया तो वॉइड होगा, या फिर अगर कोई कंडीशन वगैरह बोलती है कि पहले ये कंडीशन करो तब आपको ये गिफ्ट मिलेगा, ठीक है, जिसकी फुलफिलमेंट इम्पॉसिबल है, कि आप जाके ये तारे वगैरह तोड़ लाओ, जो या फिर फॉरबिडन बाय लॉ है, आप इसका मर्डर कर दो, तो ऐसे गिफ्ट जो है वो वॉइड होंगे। या फिर डोनी जो है एक्सेप्टेंस से पहले मर जाता है, 122 सेक्शन जो उसके अंदर लिखा हुआ है, तो ये वॉइड गिफ्ट होगा। और कोई इनकम्पिटेंट पर्सन, जो मतलब इनकम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, सेक्शन 10 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जिसको मना किया गया, वो अगर गिफ्ट करता है तो वो गिफ्ट वॉइड होगा। और किसी फ्यूचर प्रॉपर्टी के लिए आप गिफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो भी वॉइड होगा, क्योंकि फ्यूचर प्रॉपर्टी के लिए गिफ्ट नहीं दिया जा सकता। ऑनरेस गिफ्ट कौन से होते हैं, एक गिफ्ट को ऑनरेस तब बोला जाता है जब उसके ऊपर कोई बर्डन या ऑब्लिगेशन लगा दी जाती है। यहाँ पे हमारे सामने एक मैक्सिम आती है, क्वी सेंटिट कॉमेंडम सेटायर डेप्ट ऑनेस्ट, जिसका मतलब होता है कि जो एडवांटेज ले रहा है उसको उसका बर्डन भी लेना होगा। ये हमें सेक्शन 127 ऑफ
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर बोला गया कि जहां पे कोई गिफ्ट किसी सिंगल ट्रांसफर के फॉर्म के अंदर है, तो वहां पे अगर मान लीजिए कि उस गिफ्ट के अंदर कोई लायबिलिटी भी है, तो उसको लायबिलिटी और गिफ्ट दोनों चीज़ें एक्सेप्ट करनी होगी। वो सिर्फ ये नहीं कर सकता कि बेनिफिट एक्सेप्ट कर लिया और ये नहीं किया, जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में भी हम पढ़ते हैं। तो दोनों चीज़ें उसको फुली एक्सेप्ट करनी होंगी, अदरवाइज वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा, वॉइड हो जाएगा अदरवाइज वो। ठीक है। और सेक्शन 127 में ही हमें बता रखा है ऑनरेस गिफ्ट टू डिसक्वालीफाइड पर्सन अगर दिया जाता है कि अगर डोनी जो है कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या फिर एक्सेप्टिंग करने के लिए प्रॉपर्टी को, तो वहाँ पे भी फिर वो जो दिया जाएगा उससे वो बाउंड नहीं होगा। और एक होता है यूनिवर्सल डोनी, सेक्शन 128 के अंदर दिया गया है। यूनिवर्सल डोनी क्या होता है? जहाँ पे डोनर हमें पता कौन होता है जो गिफ्ट देता है, डोनी कौन होता है जो गिफ्ट लेता है। तो यूनिवर्सल डोनी वो होता है जो व्यक्ति जिसको पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है मिल जाती है, उसको हम यूनिवर्सल डोनी बोलते हैं। तो जो डोनर है वो अपनी जब इमूवेबल और मूवेबल दोनों ही प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को देता है, तो जिस व्यक्ति को प्रॉपर्टी दी जाती है उसको हम यूनिवर्सल डोनी बोल देते हैं। उसके बाद हमारे सामने आते हैं एक्शनेबल क्लेम्स। जैसे हमने मॉर्गेज पढ़ा था ना, मॉर्गेज के अंदर हम कोई चीज़ गिरवी रखते हैं, जब किसी को कोई चीज़ उधार देते हैं, कोई पैसा उधार देते हैं, तो वो क्या होता है? मॉर्गेज होता है। लेकिन अगर हम कोई चीज़ गिरवी नहीं रखते ना, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? एक्शनेबल क्लेम्स बोल देते हैं। और एक्शनेबल क्लेम्स में हमारे पास ये राइट होता है कि हम कोर्ट में जाके उन डेप्ट्स को क्लेम कर सकते हैं। तो जब हम आप पढ़ोगे सेक्शन 129 से आगे 131 तक, तो ये क्या बोलता है कि एक्शनेबल क्लेम का मतलब ये होता है कि कोई भी डेप्ट, उन डेप्ट को छोड़ के जो कि मॉर्गेज हैं एज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी के तौर पर, या फिर हाइपोथेटिकेशन या प्लेज वगैरह जो होती हैं, उन सबको हटा दीजिए। उनके अलावा अगर आप कोई डेप्ट देते हैं जहाँ पे इस तरीके की कोई भी चीज़ इंक्लूडेड नहीं है, मतलब कि आप कोई चीज़ गिरवी नहीं रख रहे, और उसके लिए आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं अपने पैसे को लेने के लिए, तो इस तरीके के डेप्ट को हम क्या बोलेंगे? एक्शनेबल क्लेम बोलेंगे। ये एग्जिस्टेंट भी हो सकता है, एक्रूइंग भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है, कंडीजेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा एक्शनेबल क्लेम है। और सेक्शन 130 पढ़ोगे तो वहां पे हमें बताया गया है कि जो एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं ट्रांसफरेबल होते हैं, कि आप आगे अपने एक्शनेबल क्लेम्स को ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो आई थिंक, और इसके बारे में हमें संतूराम वर्सेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एश्योरेंस कंपनी के केस में भी दिया गया। और यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारा पूरा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया।